हेलो एवरीवन। पहली पॉडकास्ट लेकर हम आपके बीच आ गए हैं। पहली पॉडकास्ट में हमने बात की है आईआईएम से रिलेटेड, कैट एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें हमने बुलाया है हिमांशु अग्रवाल भैया को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। कैसे है भैया? एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो अंशुल? मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा रहा दिन तुम्हारा? मेरा बढ़िया है। सुबह सुबह आना हुआ, पहली पॉडकास्ट है पहले तो हमारी। कितनी तैयारी लगी? बहुत तैयारी लगी, अभी तैयारी ही चल रही है। कैसे पहुंचे आप यहाँ? मतलब आईआईएम, उसके पहले बीबीए, 12th 10th, उसके बाद डायरेक्ट अंशु मिश्रा से इंटरव्यू। क्या बात है, क्या बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े पॉडकास्टर के संग मिलने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। मतलब कोई मेरे से पैसे नहीं लिए मुझे फेमस करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने बड़े पॉडकास्टर के साथ में हमने पैसे लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। हमारा पॉडकास्ट से ही सिस्टम चल रहा है। नहीं बताना नहीं कितने लिए। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे पहुंचा यहाँ तक। तो कहीं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो मैंने अपना 10th किया ग्वालियर से। 12th पूरी मोस्टली मेरी की स्टडी जो रही है ग्वालियर से ही रही है। हमेशा तो एक सपना था कि मेरिट में आना है, स्टेट रैंक लानी है, मेरिट में आना है। तो 10th में मैं बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। अच्छे परसेंटेज थे मेरे, करीब 92 परसेंटेज थे। सब लोग हंस रहे थे, खुश थे, मैं रो रहा था। 92 पे कौन हंसता है भैया? अच्छा, तुम भी टॉपर हो ना, तो तुम भी नहीं समझ पाओगे। तुम समझ पाओगे मेरी बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 92 पर भी मैं रो रहा था। मेरे दोस्तों के कुछ 94 95 आए, और मैं मेरिट में नहीं आ पाया। सीधी बात ये है। 11th करा, पीसीएम लिया। 12th में बहुत मेहनत करी, मतलब बहुत मेहनत। मतलब मैं दिन रात, जब सुबह से उठता था और शाम तक, मतलब रात तक, मतलब वो एक साल मेरे दिमाग में यही रहता था कि मुझे मेरिट में आना है, मेरिट में आना है। वो बहुत मेहनत करी, और किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, थोड़ा मेहनत ने साथ दिया, घर वालों ने साथ दिया, सभी के ने साथ दिया, तो अपना हो गया, आ गए मेरिट में। स्टेट रैंक 6 आई थी। तो वो कौन से बोर्ड से थे आप? मैं एमपी बोर्ड से था। अच्छा। तो वो उसका इफेक्ट इतना बड़ा है, मतलब यदि मैं पर्सनली मानूं तो मैं आईएम कोझिकोड में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो ज्यादा बड़ा इवेंट है मेरे लिए। बट यदि सोसाइटी पर्सपेक्टिव से देखें, मेरे घर वालों के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो 12th में जो 6 रैंक आई थी ना, वो बहुत बड़ा इवेंट है। ट्रू। वो इतना बड़ा इवेंट था कि घर के बाहर एम्बेसडर कार है और मीडिया है। अच्छा। और मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स आज भी हैं। तो सोसाइटी वाले उसी नजर से जानते हैं कि इन बच्चों का अखबार में फोटो आया था। तो इतना बड़ा इवेंट है। मतलब मेरी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो उनके जो भी सीनियर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सब उनके आए थे, हमारे घर आए थे। मैं डिफरेंट न्यूज चैनल्स में मैंने इंटरव्यूज भी दिया था। तो 2016 में एक 18 साल का बच्चा, तब ये जो थोड़ा मिला, मतलब एक बार क्या हो रहा था, मैं ऐसे कोचिंग जा रहा था, मैं टीचर से मिलने। तो पीछे से आवाज आती है, थोड़ी सी आवाज आती है कि वो देखिए हिमांशु अग्रवाल जा रहा है। तो वो इतना हिट करता है ना, मतलब बहुत ज्यादा। वो पहली बार था, तो वो बहुत बड़ा इवेंट था मेरा कि मेरी 6th रैंक आई, और मैं मेरिट में बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। बट वही है, मेरे टीचर ने कह दिया था ये 10 दिन का है, अपना नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्लान रेडी रखना, क्या करना है। ठीक है, फिर मैंने जेई की प्रिपरेशन की, क्योंकि पीसीएम था। एक मिनट, उससे पहले एक पर्सपेक्टिव आता है कि मम्मी और पापा का दोनों का अलग अलग रोल होता है। हाँ। दोनों के बारे में बताओ, क्या करते हैं पापा, मम्मी क्या करती हैं? जैसे आपने बताया आंगनबाड़ी में, क्या रोल है उनका दोनों का आपकी शिक्षा में, लाइफ में? पापा का हमारा थोड़ा कम रोल रहा है हमारी जर्नी में, थोड़ा सपोर्ट वाइज भी थोड़ा सा कम रहा है। मेजर रोल जो रहा है वो मम्मी का ही रहा है। अच्छा। मतलब जो सिंगल प्लेयर जो कहूंगा मैं, सिंगल जो हीरो ऑफ द स्टोरी है, वो मेरी मम्मी है। उन्हीं की वजह से जो हुआ है वो अभी तक इस स्टेज पे मम्मास बॉय हूँ, और मम्मी की तरफ से ही हुआ है। मतलब इसमें बोला ना कि कैसे पहुंचे, तो वो उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं। तो बहुत टाइम से मेरी इंस्टाग्राम पे एक लाइन भी थी कि 2 लाइनें लिख रखी थी मैंने कि एक दिन बैठे बैठे ये जिंदगी बुरी लग गई, जिसको संवारने में मेरी माँ की जिंदगी लग गई। वाह। तो ये मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा था मैंने, तो उन्हीं का ही रोल रहा है आज। काफी सही है। मेरा भाई 1 साल छोटा है, उसने भी 12th में अच्छा किया। फिर हम दोनों ने साथ में, और एक मेरा दोस्त है दिव्यांश, तो दोनों ने साथ में जेई की प्रिपरेशन की थी कैटलाइजर इंदौर से। अच्छा। हाँ,
तो उस वक्त उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो 60,000 रुपये एक जने की फीस थी। मैं भाई था, 1,20,000 रुपये होते हैं। मेरा दोस्त था, उसके भी 60,000 रुपये होते हैं। दोस्त ने कहा तू चल हम कर लेंगे। ये मैंने अपनी मम्मी को बात बताई। मम्मी ने कहा हम कर लेंगे क्या होता है उसके दोस्त के कहने से क्या हो जाता है कि हम कर लेंगे। सही बात है। लेकिन दूसरे दिन उसके पेरेंट्स हमारे घर आ गए, वो कहते हैं हम कर लेंगे। उन्होंने मेरे को, मेरे भाई को पूरा इंदौर भेजा, पूरा खर्चा। मतलब आप ग्वालियर से इंदौर गए? इंदौर क्यों? शायद 2016 में ऐसी सोच थी कि ग्वालियर में उतनी अच्छी कोचिंग नहीं है, और थी तो जैसे शिखर थी तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। तो वो ड्रॉपर्स को नहीं लेती थी शायद उस वक्त। और भी कोई कोचिंग्स थी, बट लेकिन क्योंकि दिव्यांश था सीन में तो उसको इंदौर से करना था। तो इंदौर से क्यों, कोटा क्यों नहीं? अब जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे कोटा को एक इंदौर एजुकेशन में क्या है, हब माना हमारे जाता है, दिव्यांश के IIT मामा रहते हैं जिनसे हमारे अच्छे काफी रिलेशन हैं। अच्छा। तो इंदौर में भी काफी अच्छा था एजुकेशन अब, तो उसको ज्यादा हमने प्रेफर किया, हम इंदौर चले गए। 1 साल अच्छे थे, प्रिपरेशन की अच्छे थे, मतलब जितना हो सकता था बहुत अच्छे थे, प्रिपरेशन की। लेकिन हुआ नहीं मतलब ठीक ठाक मार्क्स आए थे, और कॉलेज जो मिल रहे थे उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और एक और कारण है कि यार मेरे को एक मेरे टीचर रहे अनिल सर, मेरे 10th में ठीक ठाक परसेंटेज आ गए थे, तो उन्होंने कहा था जा तू IIT में जा। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि जो छोटे थे बैकग्राउंड से आते हैं सोसाइटी में किसी को मालूम नहीं होता। आज जानकारी है कि कौन से क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, उस वक्त जानकारी नहीं थी। तो उन टीचर ने कहा कि IIT में जा, बस फिर तो ऐसे उन्होंने ऐसे इशारा किया ऐसे उड़ जाएगा तो वो मेरे को इमेज आज भी याद है। और मेरी मम्मी भी थी उस वक्त, और मेरी प्रिंसिपल से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जीवन में एक अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जब तुमको वो एकदम रियलाइजेशन हिट होता है कि नहीं हाँ ये बहुत जरूरी है, ऐसा होना ही चाहिए। तो वो एक जिंदगी में कॉलेज होना बहुत जरूरी है, अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे कई बार टीचर ने कहा कि न्यूज़पेपर का पहला पेज उठा के देख लेना, या फिर कोई भी फेमस पर्सनैलिटीज देख लेना, उसका बैकग्राउंड देखना, ये DU होगा, IIT होगा, IIM होगा, या अदर कोई टॉप कॉलेज होगा, जो टॉप सीनियर पोजीशन पे होते हैं कहीं पर भी, इवन पॉलिटिशियंस वगैरह में भी एकदम क्यों top जरूरी position है? पे। मतलब बड़ी कॉलेज जरूरी क्यों, क्या होता है ऐसा बड़ी कॉलेज में जो एक आम कॉलेज में नहीं होता? जैसे हम कह सकते हैं IIM, IIT जो इतना बड़ा नाम है, क्या है इसके अंदर ऐसा? बहुत कारण है, सबके अलग अलग कारण है। मतलब हो सकता है तुम यदि इन कॉलेज में जाओ तो तुम शायद कुछ अलग सीख कर आओ, कुछ अलग पकड़ कर आओ। जो मेरा सिंगल मोस्ट कारण है वो कि सोच काफी डेवलप हुई, पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो गया। जो मेरे ढक्कन बंद थे वो बहुत खुल गए, नजर आने लगी चीजें कि ऐसी भी होती हैं, अपॉर्चुनिटी जल्दी पकड़ में आती हैं, नजर जल्दी आती हैं। तुम उन लोगों के संग compete कर रहे होते हो जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर आए हैं वो लोग। अच्छा। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं कि एक दिन व्हाट्सएप चला रहा था मैं, IIM कोझिकोड में फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा या सेकंड ईयर मुझे मालूम नहीं। एक दिन मैं नॉर्मल व्हाट्सएप चला रहा था, एक दिन स्टेटस आया जिसमें एक फ्रेंड का फोटो था, दूसरे फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड का फोटो डाला था, और लिखा था कांग्रेचुलेशन फॉर पद्मश्री नॉमिनेशन। तो इट वाज समथिंग की अनबिलीवेबल। हम जिस शहर से आते हैं, ग्वालियर शहर से आते हैं, वहां पर ऐसी चीजें कम देखने को मिलती हैं। ग्वालियर शहरी नहीं, जनरली कम देखने को मिलती है कि कोई अपने साथ का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे लगा कि मजाक चल रहा है, ये शायद कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। सही बात। बट देन आई रियलाइज्ड कि बाकी लोगों ने भी, कई लोगों ने स्टेटस डाले हैं कि कांग्रेचुलेशन फॉर पद्मश्री नॉमिनेशंस। एंड मैंने उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी अपने फ्रेंड, वो उसने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपने टॉप हेडिंग में ये लिख रखा था पद्मश्री नॉमिनी उसी दिन से। देन आई रियलाइज कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, ऐसे लोगों के साथ। तो ये ऑटोमेटिक, मतलब पढ़ाई अलग चीज है, पढ़ाई इज वन ऑफ द थिंग इन टॉप कॉलेजेस, क्योंकि तुमको पढ़ना होता है, बट वो दैट इज वन थिंग। बट देयर आर अदर चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुमको ओवरऑल ग्रोथ करती हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव तुम्हारा बड़ा होता है। ये जो तुम बिजनेस चालू कर रहे हो, स्टार्टअप चालू कर रहे हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे हम कुछ फ्रेंड्स हैं, यदि वो सुनेंगे तो सोचेंगे कि हम जब आइडियाज की बात करते हैं तो कोई कहता है चाय की टपरी चालू कर लेते हैं, चाय का कुछ चालू कर लेते हैं,
या वो फिर तो एमबीए चाय वाला को देख के वो हाँ, मतलब वो ट्रेंड आता है ना चाय वाला, या फिर सही बात। डेयरी का कुछ चालू कर लेते हैं। हम्म तो मैं ये सोचता हूँ कि वो भी ऐसा नहीं है, वो हम हैंग आउट कर रहे हैं, वो भी मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं हम। सही बात। तो मैं कहता हूँ फिर हमने पढ़े लिखे होने का क्या कारण, क्या मतलब महत्व है? यदि हम देखो चाय लाइक वो न्यू ट्रेंड उठाए तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरे दोस्त गांव से आते हैं तो वो डेयरी के बारे में सोच रहा है। सही बात। मैंने कहा लेकिन हम पढ़ चुके हैं, हम बीटेक से, हम एमबीए हैं, तो कुछ डिफरेंट सोचेंगे ना। ये चीजें तो कोई भी कॉपी कर लेगा ऑब्वियसली। हम यदि चाय का भी स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, डेयरी भी चालू कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो जहां पर हमारा और नेक्स्ट लेवल हो, कि मतलब लगे कि कुछ डिफरेंट है, नया कर सके। हाँ नया कर सके। जैसे मैं कुछ सर्विसेज में काफी सोचता हूँ, मैं एक्सपोर्ट बाहर फॉरेन कंट्रीज में क्या सर्विसेज दे सकते हैं उस एरिया में सोचता हूँ, या फिर जहां पर हमारी एक्सपर्टीज काम आ सके, जो हम इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं इन कॉलेजेस से, या फिर जो भी अपने एक्सपीरियंस है। आईआईएम का एकेडमिक्स कैसा रहता है? एकेडमिक्स कैसे रहता है, इससे पहले मैं बताता हूँ कि कैट में क्या होता है। कैट में होता है अपने 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, VARC जिसमें इंग्लिश होती है, टोटल मतलब बड़े बड़े लंबे चौड़े थे पैराग्राफ्स होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, मतलब टोटली आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी वो चेक करते हैं कि आप किसी चीज को पढ़कर कितना समझ सकते हैं। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको डेटा से खेलना पड़ता है, अपना लॉजिक लगाना पड़ता है ऑन सम सेट्स, डिफरेंट पजल्स देते हैं वो। तीसरा हमारा होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह होता है। तो ये तीनों चीजें क्यों जरूरी हैं? पहले ही फर्स्ट ईयर नहीं, दोनों सालों में क्या होता है, तुमको केस स्टडीज होती हैं। एक्चुअली वहां पर कॉन्सेप्ट्स ऐसे पढ़ाए नहीं जाते कि स्लाइड्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स, जो जनरली ज्यादातर कॉलेजेस में होता है कि तुमको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सिखाना है, कोई टॉपिक का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो उसकी जनरली कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है कि उसकी तुमको फ्रेमवर्क्स दे देंगे, फ्रेमवर्क्स में ये टेक्निक्स दे देंगे स्लाइड्स वगैरह पे, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मतलब बेसिक फॉर्मूला वगैरह पढ़ लिए, बट इंप्लीमेंटेशन नहीं देते। इंप्लीमेंटेशन के नाम पर हम क्या करते हैं, हम स्कूल कॉलेज में बात करते हैं क्या करते हैं, जैसे कोई टॉपिक है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट लिख दिया, नीचे 2 एग्जांपल दे दो। यही होता है ना, अभी तक जो हम 12th ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फोकस क्या देंगे कि एग्जांपल दे देना। एग्जांपल हमारे में क्या होता है, कहानी एग्जांपल से चालू होती है। अच्छा। वो टॉपिक भी तुमको ये नहीं पता होगा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है। कई बार वो सीधे केस स्टडी दे देंगे जिसमें 18-20 पेज की केस स्टडी होती है, कोई एक केस प्रॉब्लम। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमें कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डेवलप होता है, तो एक केस स्टडी हमने पढ़ी टूरिज्म के ऊपर, कि जो 9/11/9/11 अटैक हुआ था ताज पे, तो वो ताज पे भी अटैक हुआ था और बगल में ओबेरॉय पे भी अटैक हुआ था। तो मैं एक छोटा सा नंबर दे सकता हूं, करेक्ट नहीं है, बट मैं जस्ट फॉर द लाइक एक एग्जांपल के तौर पे, कि ताज में थे 5,000 लोग, ठीक, ओबेरॉय में थे 2,000 लोग। ये रियल नंबर्स नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहा हूं कि ताज में थे 5,000 लोग और ओबेरॉय में थे 1,000 लोग। ताज में यदि मरे होंगे 200 लोग, तो ओबेरॉय में मरे थे 500 लोग। अच्छा, और उसकी बात कम होती है? उसमें 5,000 नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ताज में थे 5,000 लोग, मरे कितने? 200। ओबेरॉय में थे 2,000, मरे कितने? 500। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या ये किस्मत थी? क्या ये प्री प्लान तरीके थे? क्या वो कल्चर था? वो ऐसा क्या था वहां पर? देन हमने पूरा पढ़ा कि टाटा की स्टोरी पढ़ी, पूरे ताज जो टाटा संभालते हैं, कि उसमें जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं, या फिर जो टाटा मतलब डिफेंस फोर्सेस से डायरेक्टली हायर कर लेते हैं। अमेज़न भी डिफेंस फोर्सेस में, यदि जो कुछ जॉब्स होती है 10-20 साल के बाद अपने डिफेंस फोर्सेस से निकलना होता है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उनसे टाटा हायर कर लेता है, उन्हें अमेज़न हायर कर लेता है। तो वो जो डिसिप्लिन लाते हैं, तो ये कारण था, मतलब ये कल्चर का एक फैक्टर बता रहा हूं मैं, ये एक, तो ये चीजें तुम्हें पता चलती हैं कि इस तरीके से कल्चर पूरा मॉडिफाई हो सकता है। और पूरा स्टाफ अंदर था टाटा का, कोई भागा नहीं था, सभी ने वो एक ऐसा कल्चर डेवलप किया कि लोगों को सेफली लाए,
हम अपना देख लेंगे, ओवरऑल की कहानी नहीं मालूम, बट उनका कुछ अलग कल्चर होगा, बट इतना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ऐसे तुम जैसे एक सब्जेक्ट में करीब होंगे 15-20 केसेस, सब 18-20 पेज 10 पेज के होते हैं, और से हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, हर ट्राइमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। हर ट्राइमेस्टर में ऐसे ही होते हैं, करीब तुमको 40-50 केसेस हर ट्राइमेस्टर में पढ़ने ही होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, सारी केस स्टडीज होती हैं, तो उससे तुम्हें प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। अच्छा एक चीज और, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने से पहले कोई भी केस हम यदि सॉल्व करते हैं, केस हमें दे दिया जाता है केस स्टडी, उसके बाद क्लास से बोला जाता है इसके सॉल्यूशन लेकर आना, इसके सॉल्यूशन लेकर, प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, इसके सॉल्यूशन लेकर आना। अभी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री फेस कर रही है, इसके रियल सॉल्यूशन लेकर आना। अभी सॉल्यूशन बताया नहीं है टीचर ने, वो आएंगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूशन, तो सारे ग्रुप के डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है हमें, डाइवर्सिटी के बेसिस पर 4 लोग 5 लोग के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, हमें एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसमें कुछ सॉल्यूशन देने होते हैं। तो फिर उसमें हम सॉल्यूशन देते हैं कि जैसे सहारा का केस हुआ, एनरॉन का केस हुआ, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्कैम हुए, स्कैम 1992 में जो केस हुआ, या फिर और भी इतने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केसेस होते हैं, स्कैम होता है, किंगफिशर का जो स्कैम हुआ, तो क्यों हुए, क्या सॉल्यूशन हो सकता था, इस पर हम पूरी क्लास डिस्कस कर दिया। तो जो उस वक्त आइडियाज निकल कर आते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत महंगे होते हैं, उस वक्त जो आइडियाज निकल कर आए वो ऑलरेडी बहुत महंगे हैं। यदि लीडरशिप ने इस क्लास को सुन लिया तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यदि कॉर्पोरेट लीडरशिप में यदि किसी ने, उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम है और उन सॉल्यूशन को सुन लिया ना, तो उनको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ, सही बात। तो इतनी महंगी क्लासेस होती है, समझ रहे हो, आइडियाज के पर्सपेक्टिव से सोचे तो हम, फिर हम देन एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं कि ऐसा था और ऐसा इंप्लीमेंट हुआ था, यदि वो ऐसा करते तो और बेटर हो सकता था, या फिर उन्होंने ऑलरेडी बेटर किया था, जैसे टाटा के केस में। हाँ, यही सेम जो है, यही डिफरेंस है। हाँ, अब जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा जा रहा है, तो हम उसको किसके लिए पढ़ते हैं, सेमेस्टर में जो एग्जाम होता है उसके लिए एक रात पहले पढ़ के जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, 1 घंटे बाद भूल गए। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जबकि उसका कितना रोल है उसके अंदर ये हमें नहीं पता। जो हमारे लाइफ में जाके आगे इम्प्लीमेंट होगी, जो जॉब पे जाके हम, वो हमें नहीं सिखाया जाता, वो हमें सिखाया क्या जाता है कॉन्सेप्ट्स। हाँ, पेपर में आके लिख के लाओ, जिससे नंबर मिलेंगे उससे काम हो जाएगा। तो ये काफी डिफरेंस है। और वो जो पीयर ग्रुप होता है वो बहुत ही अनरिच, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल ग्रुप होता है। तो सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सब अपने फ्रेशर्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से होते हैं, तो सबके आइडियाज बहुत अलग अलग होते हैं। तो वो ओवरऑल ग्रोथ होती है उस ग्रुप की, और ऐसे हमारे पूरे बैच की ग्रोथ होती है। तो ये फर्क है, ये फर्क है। तो और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखते, हम कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं, हम फ्रेमवर्क्स भी सीखते हैं, फिर देन हम उनका इंप्लीमेंटेशन भी सीखते हैं। और जब आज मैं कॉर्पोरेट में हूं तब वो चीजें काम आ रही है कि मैंने ये फ्रेमवर्क सीखी थी, ये मैंने कुछ फ्रेमवर्क सीखी थी। जैसे हमारे पहले ही सेमेस्टर में हमें ना समर प्लेसमेंट्स के लिए रेडी होना होता है, तो हमारे सीवी कैसे बनाते हैं और इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे मॉक सीवी बैटिंग होती है। सीवी बैटिंग मतलब हम बेसिक सीवी बनाते हैं, फिर देन उसको रिफाइन कराया जाता है, बार बार रिफाइन किया, तो उसमें 1-1.5 महीना लग जाता है। इसकी हमारे पास फ्रेमवर्क्स होती हैं कि इस सीवी को ऐसे बनाया जाएगा। क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के प्रिपेयर होते हैं, 1-1.5 महीने तक हमारी प्रिपरेशन चलती है। इसमें 2-3-4 मॉक इंटरव्यू होते हैं हमारे सीनियर्स से। क्वेश्चंस का आंसर, कोई भी रैंडम क्वेश्चन यदि तुम्हारे पास फेंका जा रहा है इंटरव्यू में, तो कौन सी फ्रेमवर्क यूज करनी होगी? तो ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं कि जिससे हम तुरंत तो नहीं, मतलब सोचना तो पड़ता ही है, बट हमारे पास एक स्ट्रक्चर में आंसर होता है, तो वो हेल्प करता है इंटरव्यू ड्राइव करने में। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब बहुत हर लेवल पे काफी ट्रेनिंग हो जाती है। वो अनकॉन्शियस लेवल पे इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, पूरे ग्रुप में इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना तय है। सीनियर से इंटरेक्शन कब होता है? होता ही रहता है, होता ही रहता है। वैसे तो मैं जब एमबीए कर रहा था तो कोविड था, तो मोस्टली मेरा एमबीए ऑनलाइन ही हुआ है, 6-8 महीने में कैंपस पर रहा। ठीक, लेकिन इट्स ऑन लाइक वो होता ही रहता है। इनिशियली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो तुम सीनियर्स के टच में रहते ही हो, क्योंकि तुमको समर प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करनी है, तुमको सीवी में अपनी हेल्प चाहिए, तुमको
इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तुम्हारा कोई मान लो माइक्रोसॉफ्ट की शॉर्ट रैगिंग नहीं होती? रैगिंग तो नहीं होती, एंटी रैगिंग सेल है हमारे यहाँ, बट हम कोझिकोड में तो नहीं हुई थी। कोझिकोड में एक कारण ये भी है, मैं बताऊं, इंजीनियरिंग या फिर अदर ग्रेजुएशन में लोग जाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, पढ़ लिए अब 2-3 साल मजे करते हैं। हाँ, होता है, ये फील होता है। सही और बात। एमबीए में थोड़ा सा होता है, बहुत मजे कर लिए, अब पढ़ना अब पढ़ना। तो वो इतने फोकस्ड होते हैं ना, इतने फोकस्ड, बहुत ही हाई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। मतलब तुम्हें नजर आएगा ये बंदा स्पोर्ट्स भी खेलता है, ये बास्केटबॉल कोर्ट में भी दिखेगा, ये केस स्टडी कंपटीशन में भी दिख रहा है, इस पे शॉर्टलिस्ट आ रही है, ये क्लास में बोलता भी ज्यादा है, और तुम एक में भी नहीं हो, हम पे क्लास में बोला नहीं जा रहा है। क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई है तो उस पर बोलना है, हम पे बोला नहीं जाता था, हम स्पोर्ट्स में भी पीछे, केस कंपटीशन में भी केस सॉल्व नहीं हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि चारों पांचों में फोड़ रहे हैं। तो इतना प्रेशर बिल्ड होता है, तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बट उसमें ग्रोथ भी होती है बहुत, क्योंकि सबके अलग अलग बैकग्राउंड स्टोरी है, सब अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, लेकिन ग्रोथ सबकी होती है। तो दैट इज द पॉइंट। सही ऐसा है। कैट का क्या सीन है? कितने लोग अपीयर होते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं? कैट में जितना मुझे करंट आइडिया है, शायद 2.5-3 लाख लोग अपीयर होते हैं, और सिलेक्शन मतलब जो मुझे मालूम है 5-6-7 हजार लोगों को ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है। ठीक ठाक कॉलेज जैसे? ठीक ठाक मतलब यदि आपको टॉप में ही चाहिए तो फिर आपको बहुत 99 परसेंटाइल। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? IIM अहमदाबाद है, बेंगलोर है, IIM कलकत्ता है। कितनी रैंक चाहिए इनके लिए? रैंक नहीं होता, परसेंटाइल चाहिए होता है। मतलब टॉप कॉलेज के लिए तुमको 99 परसेंटाइल चाहिए ही, यदि तुम जनरल हो, मेल हो, इंजीनियर हो। इंजीनियर भी, इंजीनियर क्यों? इंजीनियर, जनरल इंजीनियर मेल, जेम बोलते हैं, टर्म यूज होती है जेम। यदि तुम जेम हो तो 99 प्लस लाना पड़ेगा, उसके बाद भी शायद अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता तुम्हें बुलाए नहीं। ये सीन है क्या, इंजीनियर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं? ये भी सीन है। अब इंजीनियर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ज्यादा सिलेक्ट होंगे, फंडा ये है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, वो अप्लाई ज्यादा करते हैं, क्योंकि अपनी भीड़ ज्यादा है ना इंजीनियर्स की। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि इंजीनियर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, वो होते ही इतने ज्यादा है कि वो जब सिलेक्ट होंगे तो वो ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, समझ में आया? अब तुम गए फैशन डिजाइनर्स, होते ही नहीं सिलेक्ट, अप्लाई नहीं कर रहे फैशन डिजाइनर्स, हाँ सही बात। तो होंगे ही नहीं। हाँ, इंजीनियर्स को चाहिए कि वो अप्लाई करते हैं, उनको चाहिए होता है एमबीए करना है जिसको, तो वो नंबर्स में ज्यादा होते हैं। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए क्यों जरूरी है? लाइक मैंने कहा कि जेई की जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था, पता नहीं कौन चाह रहा था, घर वाले चल रहे थे, या फिर मुझे लगता था बहुत तगड़ा पैकेज लग जाएगा, और शायद सभी की यही कहानी होती है। चाहता कोई नहीं है, सही बात, पता ही नहीं होता है कि करना है भी है कि नहीं करना है। तो वही है, इंजीनियरिंग बच्चा खुद चॉइस से नहीं करता है, इंजीनियरिंग करने पे पता चलता है कि उसका ये इंटरेस्ट है। तो जो या फिर वो मैनेजमेंट में जाना चाहता है, हो सकता है उसका टेक्निकल उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता, उसको कोडिंग करने में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वो कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको समझ में आता है कि शायद मैं लीड अच्छे से कर सकता हूँ, मैं मैनेज अच्छे से कर सकता हूँ चीजें, तो शायद मुझे एमबीए की जरूरत है। मुझे स्टार्टअप्स इंटरेस्ट करते हैं, मुझे उनकी पीछे की मार्केटिंग इंटरेस्ट करती है, मुझे फाइनेंस इंटरेस्ट करता है, मुझे काम करना ही अच्छा नहीं लगता जो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ, तो उसको लगता है इसलिए मैं एमबीए करता हूँ। किसी को लगता है इंजीनियरिंग के बाद में एक लेवल पे आके स्टॉप हो जाऊंगा, आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि सीनियर्स बहुत जो सीनियर लीडरशिप पे होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, उनको सब एरिया के थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, किसी एक एरिया में डीप नॉलेज होती है, बट जनरलिस्ट अप्रोच जनरलिस्ट लोग होते हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सभी एरिया में पता होना चाहिए। फिर वहां पर एमबीए करता है, क्योंकि जैसे एमबीए में 50 केस स्टडी तुम एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो 6 में 300 केस स्टडी पढ़ रहे हो, 6 ट्राइमेस्टर, और 300 केस स्टडी मतलब तुमने इस अर्थ में जितनी इंडस्ट्री है सब पढ़ ली है, डीप में नहीं पढ़ी, बट तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम से तुम टच में आ गए हो। एक सीन ये भी है कि आईआईएम में जाके पैकेज ज्यादा होगा, ज्यादा पैकेज, क्योंकि फीस भी ज्यादा होगी। कितनी फीस है? फीस होती है 20, 22, 25 लाख, कुछ कुछ की 25 से 30 के बीच में भी होती है। गरीब बच्चा कैसे मैनेज करेगा? कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, मेरे पास कोचिंग लगाने के पैसे नहीं थे,
लेकिन मुझे मालूम था प्रॉब्लम है नहीं, तो एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। मैं बताऊं, फीस, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो कॉलेज की फीस, पहले तो ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कम फीस में एमबीए हो जाता है, एक पैकेज अच्छा है, इसमें एफएमएस है, अपना टेस है ना, जेबीआईएमएस है, ये बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज हैं। इनमें भी कैट के थ्रू मिलता है कैट के थ्रू अदर एग्जाम्स भी होते हैं, जेट भी होता है महाराष्ट्र के जेबीआईएमएस वगैरह के लिए। जैसे जेबीआईएमएस चाहिए, तुम किसी भी एग्जाम में टॉप कर लो या फिर टॉप में आ जाओ तो जेबीआईएमएस बुला सकता है तुम्हें। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं इसमें कम फीस में तुम्हारा एमबीए हो जाएगा। बट यदि तुम इनमें नहीं हो रहा है और तुम्हारा आईएम्स में हो रहा है, अच्छा आईएम्स में हो रहा है, तो 20, 22, 25, 30 मैटर नहीं करता, क्योंकि फिर तुमको उतना पैकेज भी लगेगा तुम्हारा। अच्छा, तुम महीने के 1-1.5-2 लाख रुपए कमा रहे होगे और तुम्हारी ईएमआई आएगी 30-35 हजार, 40 हजार जो तुमको देना होगा, तो बैलेंस हो जाता है। पेरेंट्स पे कभी इशू आता नहीं है कि पेरेंट्स के पास, और सिक्योरिटी नहीं मांगते लोन के वक्त। अच्छा, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास कॉल्स आ गए थे, सेंट्रल बैंक मेरे को लोन देने को रेडी है, मुझे यूनियन बैंक देने को रेडी है, मुझे एसबीआई बैंक देने को रेडी है। वो कहते तुम बस एडमिशन, कॉल लेटर दिखा दो कि तुमको एडमिशन मिल गया है, बाकी ये पकड़ो 20 लाख 30 लाख तुम्हारे बैंक में डाल देंगे, या फिर तुम्हारी फीस भरते रहेंगे। कोई कुछ नहीं चाहिए, पेरेंट्स का कुछ नहीं चाहिए, तुमको प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम वो एडमिशन लेटर है, तुमको लोन मिल जाएगा। लोन मिल जाएगा। और नॉन सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड होता है टोटल। मतलब जॉब नहीं लगी तो तुम हाथ खड़े कर सकते हो। अच्छा, हाँ, अब जॉब नहीं लगी तो कहां से देंगे? 100% रेशियो है जॉब लगने का आईएएम में। लगवानी तुमको ही पड़ती है। सी वो ऐसा होता है 200-250 कंपनी आएंगी। हाँ, 200-250 कंपनी आ रही है। बच्चे कितने होते हैं? 400, 500, 600 सबके अलग अलग नंबर्स होता है, तो वो तुमको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब इंटरव्यू में जाके तुम बोलो नहीं तो थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। सीवी तुम बनाओ नहीं तो सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। अब इसमें कॉलेज की दिक्कत है कि तुम्हारी दिक्कत है? डेफिनेटली। अब तुम करना ही नहीं चाह रहे, कॉलेज क्या कर लेगा उसमें? सही बात। कॉलेज तुमसे कहेगा कि तुम साइन आउट मार दो प्रोसेस से, कि तुम कर नहीं रहे, तो तुमको अपॉर्चुनिटीज देगा। वो इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि तुम्हारा हो ही जाएगा। और फिर कॉर्पोरेट वालों को तुम्हारी वैल्यू पता होती है ना, कि तुम क्या वैल्यू टेबल पे ला रहे हो। मतलब एक सीन ये है कि एमबीए करने के बाद भी लोग जॉब के लिए जा रहे हैं। क्यों? जब आप कौन जा से रहे कॉलेज से हो, एमबीए कर रहे हैं? आईआईएम्स के वाले कॉर्पोरेट में ही जाते हैं मोस्टली, आप भी हो। हाँ। एमबीए करने के बाद जॉब में क्यों? बिजनेस क्यों नहीं? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। आपने बिजनेस के ऊपर मास्टर्स किया है, हाँ। बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? तो वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप से अभी उसका लेना देना नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं भी पहले से होता था, ये बीबीए करवा रहे हैं, एमबीए करवा रहे हैं, जॉब के लिए तैयार करवा रहे हैं। वो जॉब के लिए तैयार करवा रहे हैं, कोई तुमको बिजनेस संभालना है, बिजनेस चालू करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप की कोई डिग्री लो। अच्छा, ऐसा नहीं एमबीए करके तुम चालू नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट इतना हैवी लोन होता है तुम्हारे सर पे, तुम एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्क नहीं ले सकते ना। तो पहले बहुत लोग करते हैं स्टार्टअप लोन के चक्कर में, वो वन ऑफ द फैक्टर्स है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लोगों को क्लैरिटी होती है हमको जॉब करनी है तो इसलिए एमबीए में जाते हैं। अदर ऐसी कई कोर्सेज होते हैं, आईएम्स वगैरह में भी कोर्सेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, एंटरप्रेन्योरशिप के सेपरेट कॉलेजेस भी हैं, वहां से आप पूरा सीख सकते हैं। बट एमबीए सुनकर ऐसा लगता है कि बिजनेस खड़ा करना सिखाएंगे, बिजनेस संभालना सिखाएंगे, बिजनेस संभालना सिखाएंगे। और जॉब तो करनी चाहिए, राइट? कि यदि आज मेरे को 2 साल से मैं इंडस्ट्री में हूं तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे मालूम है कितना वैल्यूएबल है, कि जब मैं अपना कुछ चालू करूंगा ना तो उसमें हेल्प मिलेगा। तो बिजनेस संभालना, बिजनेस चालू करना सब आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग स्टार्टअप भी चालू करते हैं, बट फिर वो लोन वाला फैक्टर है और इवन उनको जॉब ही करनी है तो इसलिए वो नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप चालू किया है जो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, काफी होते हैं। सही बात। स्कूल पे चलते हैं, कैसे थे आप स्कूल में? फ्रंट वेंचर, बैक वेंचर? मैं सारी बेंचेस पे बैठ जाता था, मैं सारी बेंचेस पे बैठता था, ये ट्रू है। पहली पे भी बैठ जाता था, दूसरी तीसरी पीछे पे भी। टीचर्स कैसे थे स्कूल में? सबसे खड़ूस कौन था? एक टीचर थी सबसे खड़ूस टीचर। मैथ वाले? नहीं, मैथ्स वाले नहीं। मैथ्स तो मेरा स्ट्रांग रहा है ना, मैथ्स आज भी, मतलब मेरा ये मान लो कह सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चन पूछा था एक बार, व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग, तो मैथ्स पढ़ाने में मेरा हार्ट सिंग करता है। कब तक? मैंने 7-8 साल मैथ्स पढ़ा है, पढ़ाने में? पढ़ाया है, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ जब,
तो मतलब ऐसा मैं मेरे यदि पूरे दिन भर 12th में भी यही सीन था कि क्या? मतलब 10th तक वो सीन होता है ना कि 10th तक मैथ पसंद आ रही है क्योंकि सिंपल है, 12th में आके वो कैलकुलस हार्ड हो जाती है। 11 12 का मैथ्स नहीं पढ़ाता ना वही सीन है, 10th तक का सबको अच्छा लगता है। हाँ 10 तक का मैथ्स में पढ़ाने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, सब अच्छा है। हम्म 11 12 में वो को परसेंटेज लाने थे इसलिए मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा पढ़ा, उसमें भी हो गया। लेकिन उसके बाद फिर ना इंजीनियरिंग हुई, अपन मैनेजमेंट में चले गए, तो मैथ्स 11 12 का छूट गया। 11 का मैथ्स पढ़ाया लेकिन इंजीनियरिंग अगर आप करते अगर जेई में हो जाता तो हाँ पक्का करता। क्यों नहीं हुआ जेई में? नहीं हुआ एफर्ट, क्यों नहीं हुआ मतलब शायद वो एबिलिटी नहीं थी। एबिलिटी मतलब उस चीज के लिए एबिलिटी मतलब यार सब चीजों की, सब लोगों की डिफरेंट एबिलिटी होती है ना। अपन जबरदस्ती पुश करते रहते हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, किसी बच्चे को करना है, तो उसकी एबिलिटी नहीं है, उसमें बनना ही नहीं है, क्यों पुश कर रहे हो मतलब? बनना नहीं है। बना मतलब या तुम्हें मालूम है तुम पे मैथ सॉल्व नहीं होता है, तुम्हें मालूम है, चलो हाँ अब तुम दिन रात भी पढ़ लोगे तो भी नहीं होगा सॉल्व। हाँ एक सर्टेन लेवल तक इंप्रूवमेंट आएगा, बट तुम उसमें टॉपर बन जाओगे नहीं होगा। तो क्या पेरेंट्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं अपने केस में नहीं बता रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। मैथ में मैथ्स इज मैंने एग्जांपल दिया, बट जैसे जेई है, शायद मैं और एफर्ट मारता तो भी नहीं आते मेरे। 360 में से 120 मार्क्स आए थे, मैं और एफर्ट मार लेता 150 आ जाते। बट क्या मैं 250 प्लस वाला बंदा बन जाता? क्या नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने इतना बेस्ट उस एक साल के ड्रॉप में दिया था। तो वो अच्छा हुआ जो भी डिसीजन था। और जेई की प्रिपरेशन के कारण ही मैं आईएम में गया हूं। मैं मैथ्स में खाना खा रहा था, हाँ वहां पर दो भैया मिले मेरे को। हाँ। दो भैया थे आईआईटी इंदौर के, वो कुछ पढ़ाई कर रहे थे। हमने पूछा क्या कर रहे हो, वो कह रहे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा मतलब जेई की प्रिपरेशन जब मैं इंदौर में कर रहा था, मैं मैथ्स में खाना खा रहा था, और दो भैया मिले, वो कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, वो कुछ टेक्सचर मतलब कपड़ों का टेक्सचर या फिर उसके बारे में कुछ पढ़ रहे थे, उनके नाम याद कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर के होते हैं। मैंने कहा यार बड़ी टेढ़ी पढ़ाई है, ये उल्टा सीधा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं था, शायद कुछ और कॉन्टेक्स्ट रहा हुआ। तब मुझे पता चला रहा कैट भी कुछ चीज होती है, एमबीए भी कुछ और चीज होती है, मतलब आईआईटी नहीं तो आईएम तो होता है कुछ। हाँ और जब मेरा कैट में नहीं हुआ ना, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था, क्योंकि वो अच्छे कॉलेज का तो क्रेज था ही। सेंट स्टीफन के लिए अप्लाई भी कर दिया था, एसआरसीसी वगैरह सबके लिए। कैट में नहीं हुआ, जेई में नहीं हुआ मेरा, सॉरी। इंदौर में जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, जेई में ठीक ठाक मार्क्स आए। ग्वालियर का एमआईटीएस मिल रहा था, इंदौर का एसडीएस आईटीएस मिल रहा था, ठीक ठाक मिल रहा था। मतलब ये वो ऐसे कॉलेज है जिनसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि भाई तुम इस कॉलेज से पढ़कर आए हो। आज आईआईटी से पढ़कर आए हो तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा, आईएम से पढ़कर आए हो तो इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो वही था, मुझे मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं करना, सीधी बात ऐसा है। अच्छा कॉलेज वाला, वो जो मेरे टीचर ने बोली थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का मेरा प्लान था। एसआरसीसी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 1 कॉलेज, सेंट स्टीफन अलग ही लीग में है वो। मतलब कोई सा भी कॉलेज में मिल रहा था मेरे परसेंटेज के बेसिस पर। सेंट स्टीफन का इंटरव्यू भी आ गया, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी आई थी उस वक्त। हाँ वो बारिश वाला सॉन्ग चल रहा था उसमें, वो पूरा सेंट स्टीफन दिख रहा था। वो मेरी आंखों में सपने दर रहे थे कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, और मेरा इंटरव्यू भी था। गाना सुना दो। मुझे गाना याद नहीं है तो ट्रेन से मेरे को इंटरव्यू देने जाना था। अब वो पड़ गई उस दिन गुरु पूर्णिमा, और घर में कोई था नहीं, मतलब मेरे को अकेले ही जाना था इंटरव्यू देने। मम्मी ने कहा गुरु पूर्णिमा पड़ी है, तू इंटरव्यू देने नहीं जाएगा, भीड़ बहुत होगी मथुरा की तरफ। मेरे को इंटरव्यू देने नहीं जाने दिया। और मैं आज भी मम्मी को टोंड मारता हूँ कि कभी भी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज दिख जाता है ना, मैं कहता हूँ मम्मी ये वही दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें मैं जा नहीं पाया। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत फैसिनेट करती है मेरे को अभी भी। कई बार ऐसा करता हूँ 6 महीने का कोर्स हो तो कैंपस में जाके कर रहा हूँ मैं, तो एक बहुत बड़ा मन है मेरा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन नहीं जा पाया, फिर एसआरसी थी। और एक और चीज, मेरी एक फ्रेंड गई थी एलएसआर लेडी श्रीराम में। मेरी 12th में 6th रैंक आई थी, उसकी 10th रैंक आई थी, वो एलएसआर में गई थी लेडी श्रीराम जी। शायद उसको भी नहीं मालूम, यदि सुनेगी तो पता चलेगा। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, अब मैं ड्रॉप लेने के बाद जाने वाला था। मम्मी को मालूम था ये भी गई है, तो इन लोगों को लगता था मैं उसके चक्कर में जा रहा हूँ तो इसलिए और नहीं जाने दिया इन्होंने कि तू उसके चक्कर में जा रहा है। लेकिन उनको बाद में पता चला था कुछ भी दिन नहीं था। और आज वो सोचती कि हाँ इधर से ग्रेजुएशन हो जाती तो शायद और कुछ अच्छा हुआ था। बट एट द एंड कैट में हो गया एक ही बार में, वो कॉलेज मिल गया, तो वो सारे पाप धुल गए एक तरीके से। तो ऐसा रहा।
कैट की प्रिपरेशन कहाँ से हुई? कैट की प्रिपरेशन मैंने टाइम ग्वालियर कोचिंग से की थी। हम्म, अच्छा था उस वक्त 2018-19 में ऑफलाइन कोचिंग सी होती थी, मैं ऑफलाइन ही पढ़ता था। बट आजकल मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन सोर्सेज भी काफी अच्छे हो गए हैं। हम्म, इवन सेल्फ स्टडी भी करके भी इंसान पढ़ सकता है कैट के लिए, कुछ ऐसा कोचिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। क्योंकि कैट का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बस प्रैक्टिस मांगता है। हम्म। ऐसे बहुत सारा सिलेबस नहीं है, क्या लिमिटेड सिलेबस। क्या डिफरेंस दिखता है जेई में और कैट में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जेई पढ़ाई मांगती है, कैट पर्सनैलिटी मांगता है। हाँ, कैट पढ़ाई नहीं मांगता, कैट पर्सनैलिटी मांगता है तुम्हारे। जेई में तुमको जितना ज्यादा याद होगा, समझे होगे, तुम कॉन्सेप्ट्स रटे हुए होंगे, तब जाके तुम सवाल सॉल्व करोगे और बिना इंटरव्यू के कॉलेज में पहुंच जाओगे। लेकिन आईआईएम से टॉप 20 स्कूल में तुमको जाना है तो कैट दे नहीं होगा, जो कि कैट तुम्हारे रटे हुए कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा, वो तुम्हारी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कॉलेज में जाके ऐसे 25-30 केस सॉल्व करने ही होंगे हर 3 महीने में। तो तुम केस 18-20 पन्नों का पढ़ोगे तो मैं समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो क्या सॉल्व करोगे? सही। तो इसलिए वो वीआरसी चेक करता है। कुछ डेटा के संग खेलना है, क्योंकि हर केस के संग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि ताज होटल में 5000 लोग थे या फिर ये लोग, ऐसे नंबर्स हमेशा आते हैं। प्रॉफिट लॉस के नंबर आते हैं, रेवेन्यू के नंबर्स आते हैं। तो नंबर से प्ले करना पड़ेगा, तो डीआई काम आएगा, लॉजिक काम आएगा। सही। कई बार इतने फैक्टर्स होते हैं कि तुम वो टेबल नहीं बना पाते, अरेंज नहीं कर पाते एक्सेल वगैरह पे। तुम्हें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसको ऐसे सेटिंग करेंगे, इसको ऐसे सेटिंग करेंगे, तब वो ठीक से रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो लॉजिक काम आता है, और क्वांट बेसिक अर्थमेटिक तो हर जगह काम आती है। तो ये इट्स लाइक एप्टीट्यूड, रटा हुआ होना नहीं, रटा हुआ जरूरी नहीं है। तुमको यदि बेसिक एप्टीट्यूड भी है ना, क्वांट का ऑब्वियसली सिलेबस है थोड़ा सा, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। एलआरडीआई में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल सॉल्व करी हो तुमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट से प्ले किया हो, तुम सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश का क्या, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे तो वो कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाएगा। प्लस तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, तुम्हारी खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है, कैसा रहता है? इंटरव्यू लेवल क्या होता है इंटरव्यू का? मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, बाकी लेवल तो अच्छा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि पर्सनालिटी के नाम पे ऐसा कुछ खास था नहीं। थोड़ा बहुत वही स्कोर ले आकर चले आते थे अपन, स्कोर जे आए हैं 10th में इतना आया, 12th में इतना आया है। ग्रेजुएशन में तुमने एक भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था मैं। कैट का बूथ चढ़ा था, वही तैयारी करता था मैं। अब इंटरव्यू में पहुंच गए हो, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ फर्जी भी है उसमें, वो लेकर पहुंच गए ना हम। तो ऐसा कुछ खास प्रोफाइल थी नहीं, फ्रेशर थे, और स्कोर भी काफी ठीक ओके ही था। मतलब कोझिकोड के लेवल का तो नहीं था, 93.7% आए थे मेरे, तो कोझिकोड के लेवल का स्कोर है नहीं वो। अच्छा। बुलाया भी नहीं वो, कोई नहीं, बुला लिया उसने मेरे को। कैसे? कुछ उनके फैक्टर में मैच कर गया हूँ मैं, कुछ क्राइटेरिया में मैच कर गया हूँ मैं, तो उन्होंने बुला लिया मेरे को। अब वो निकालना इस स्कोर पे बहुत टेढ़ा काम था, यदि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है तो। अच्छा। और मेरा क्या हुआ, मुझे मालूम था ऐसा होता है। देखो 10 कमरे होते हैं एक होटल में, तुमको बुलाते हैं। मेरा रेडिसन ब्लू था न्यू दिल्ली में, तो वहां पर मैं गया। तो गया मैं, अब तुमको एक हॉल में थे, हॉल में सेमिनार हॉल में बैठा देते हैं, और डिफरेंट 10 रूम होते हैं। 10 रूम में 2-2 लोग, 2-2 टीचर्स, प्रोफेसर या एलुमनाई बैठे होते हैं जो इंटरव्यू लेंगे। ठीक। पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4। मेरा दोपहर में इंटरव्यू था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा दोपहर में इंटरव्यू था, और है ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे कि कोझिकोड कॉल गेटर्स, आईएम के कॉल गेटर्स। अच्छा। कॉल मतलब इंटरव्यू कॉल, इनके बन गए हैं बच्चों के। तो मंडे वो सॉरी मॉर्निंग में जैसे मुझे पैनल 4 मिला, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया पैनल 4 किसको मिला था। मेरा दोपहर का इंटरव्यू है, सुबह वालों को ऑलरेडी हो गया, पैनल 4 में कोई तो गया होगा। पैनल 4 में जो उसका टीचर मिले वही टीचर मेरे को मिलेंगे, ठीक। जो प्रोफेसरों को मिले वही मेरे को मिलेंगे। मैं पैनल 4 में कौन कौन गया था, 2-3 लोगों के मैंने आ गए, मैं वहीं पे ही हूँ, इंटरव्यू लोकेशन पे ही हूँ। मैंने तुरंत कॉल लगा दिया उनको, भाई कौन कौन से पैनल है, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं उसमें। अभी साउंड लक जैसा करेगा, लेकिन मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ लक नहीं थी, स्ट्रेटेजी थी। अच्छा। क्योंकि ये कहानी जब मैं सुनाता हूँ लोग कहते हैं लक काम करेगा, ये लक नहीं थी। यदि मैं ये स्टेप भी नहीं लेता तो शायद क्या लक काम करता क्या,
नहीं। अब आगे और पता चलेगा कि लक है की स्ट्रेटजी। तुमने बता दी पैनल 4 में ये 2 टीचर बैठे, दोनों फीमेल है, ठीक। दोनों के नाम बता दिए मेरे को। दोनों के नाम में एक अनुभव सिन्हा नेम है और एक का मैं नेम भूल गया। तो वो दूसरी जो टीचर थी ना, तो उन्होंने नाम बता दिया मेरे को। मैंने अपना मोबाइल खोला, इन दोनों की प्रोफाइल चेक करी, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। देख, आज मेरे से कोई बंदा बात करने आएगा, जैसे तुम मेरे से बात करने हाँ, आओगे, एकदम रैंडम इंटरव्यू लेने आए, ठीक ठीक। वो यदि तुम मेरे इंटरेस्ट पर बात करोगे, तुम कैट के बारे में बात करोगे, तुम जैसे मुझे बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, हम उस पर ही तो बात करेंगे। उससे हमारा इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं, मैं तुमसे अटैच हो पाऊंगा कि नहीं। तो मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल चेक मारा, दोनों पैनलों की पूरी प्रोफाइल, वो क्या पढ़ाते हैं, क्या इंटरेस्ट है, लिंक्डइन पूरा चेक कर डाला। तो मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये लोग क्या करते हैं। उसमें एक फैकल्टी थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वो भी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक। जो बीबीए में पढ़ सब्जेक्ट है एक, और मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैंने ये पढ़ा हुआ हो, क्योंकि वो पूछेगी, वो फैकल्टी है उनकी, मैं बीबीए से आया हूँ और बीबीए में सब्जेक्ट है, वो पूछेंगी। सही बात, सीधी बात है। हाँ। अब क्या हुआ, मैंने गूगल किया, अब हमने पढ़ा तो नहीं था, ग्रेजुएशन में कौन ही पढ़ता है, सही बात, लेकिन इंटरव्यू देने आया तो पढ़ा कराना पड़ेगा, हम नहीं पढ़ कर आए थे। ठीक है। मैंने गूगल किया, तो गूगल पे एक लाइन डाली, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि मुझे बेसिक्स का भी आइडिया नहीं था, मतलब पढ़ा था सब, बट उस वक्त कहाँ याद आता है कुछ। सही। तो वो बेसिक्स 4-5 लिंक आई, पहला पेज जितनी लिंक आई सब कुछ पढ़ डाला मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ डाले, मतलब तुरंत बेसिक आइडिया लग ही जाता है इतना पढ़ने के बाद। 10-15 मिनट पढ़ा मैंने। अब मैं गया पैनल के अंदर, दोनों थे वही नॉर्मल हाय हेलो हाउ आर यू टाइप्स हुआ। तो पहला क्वेश्चन अनुभव मैम, जो ओबी के टीचर नहीं है, ठीक, उनने पहला क्वेश्चन पूछा, अभी टेढ़ा क्वेश्चन, उन्होंने पूछा हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर इन यूएसए। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि मतलब ये जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछते हैं, जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में क्या क्या कहां पर कैसे क्या हो रहा है, रीसेंट इंसिडेंट्स, तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। तो मैंने बोला मैम 2 पार्टी हैं, नाम बताओ। मैंने कहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक। नहीं, रिपब्लिक की स्थापना किसने की? अब मैं पढ़ा नहीं था मैंने कुछ नहीं, तो मेरे को ऐसे कुछ गैस मारा मैंने कि गैस मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ। मैंने कि मैम आई डोंट नो बट आई कैन गैस। मैंने कहा करो गैस करो। मैंने कि अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा ठीक है, सही है आंसर। अब पूछती है फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। अच्छा, ये होता है इंटरव्यू में होता है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ के जाना होता, अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ के जाना होता है। और मेरा एक भी फेवरेट सब्जेक्ट था नहीं बीबी में, कोई पढ़ा नहीं, पेट की तैयारी की थी हमने तो। ठीक है, आपने तो ठीक ठाक स्कोर आया था। हाँ। तो पूछती है फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने बोला बिजनेस मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रांग है अपना। ठीक। और मैथमेटिक्स से वो कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, पूछेंगे तो अपने को आता है, बिना पढ़े जाता था मैं बिजनेस मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। तो कहती नहीं दूसरा सब्जेक्ट बताओ। मैंने कहा मैम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। नहीं दूसरा बताओ। हाँ। मैंने क्या बोला हुआ? और ठीक। अब इनको तो नहीं आता ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको आता है बगल वाली फैकल्टी को आता है। वो कहती है अब आप पूछो क्वेश्चन। अब क्या होता है ना, बेसिक आइडियोलॉजी होती है कि यदि तुम कुछ, जैसे तुम किसी चीज में एक्सपीरियंस है, जैसे तुम ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग में बेसिक है, वो तुमको आइडिया है, ठीक, या फैकल्टी है, तुम कुछ भी हो। यदि तुमसे कोई नया बच्चा आएगा, नया इंटरव्यूअर पैनल में आएगा तुम्हारे सामने, तो मुझसे बेसिक चीजें पूछेगी, इसमें क्या होता है, कौन से टूल्स यूज किए हैं, ये सिंपल सी बात, बेसिक चीज पूछोगे, डीप में नहीं पूछोगे। तो बेसिक्स वो भी पूछा। उनने पहला क्वेश्चन पूछा डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है। वो मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़कर आया था, वो आधे घंटे पहले पढ़ रहा था ना मैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वही पढ़ के आया, ठीक, विद एग्जांपल पढ़ के आया। मैंने विद एग्जांपल बता दिया उनको। दूसरा क्वेश्चन पूछा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ 14 या 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे को आते थे, मैं अभी वो भी पढ़कर आया हूँ। वो तो होती है सोच रहा है, वो कहती है तुम 5-6 बता दो। मैंने उनको सारे के सारे बता दिए, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आया हूँ। हाँ। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन और पूछे। उन्होंने एक लॉ के बारे में पूछा था, एक इफेक्ट के बारे में पूछा था, मैं भूल गया दोनों।
तो वो मैं अभी पहले घर आया हूँ, मैंने वो भी बता दिया उनको। मैं 4 क्वेश्चन पूछे, 8 मिनट इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा ओके। ये सेम जैसे कि आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये बीबीए का सब्जेक्ट होता है। हाँ, एमबी में भी होता है। अगर बीटेक वालों के लिए तो सेम क्वेश्चन होंगे, सेम सब्जेक्ट होंगे सबको? सबको सेम ही पढ़ना होता है। बीबीए में जो सब्जेक्ट्स है वो एमबीए में होंगे। बीटेक वालों के लिए अगर बीटेक से जा रहा है कोई एमबीए करने, तो उसके इंटरव्यू में यही पूछेंगे? उससे बीटेक के फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा बीबीए है, वो ओबी की फैकल्टी है, तो वो मुझसे पूछेगी। ठीक। तुम सीएस से हो तो तुमसे प्रोग्रामिंग के ऊपर पूछेंगे, ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस क्या चल रही है, तुम्हें एआई के बारे में पूछेंगे, तुम्हें एमएल के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे एरिया से पूछेंगे। और मेरा एरिया है तो मुझे पता होना चाहिए। उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे, चारों में पढ़कर आया था, हो गया। 8 मिनट चला था गिनती का इंटरव्यू। ठीक। मुझे मालूम था अच्छा गया। एक और क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब नहीं देता, बट ओबी से नहीं था, कोई ओबी के जितने क्वेश्चन पूछे मैंने सारे उड़ा दिए थे। इंडियन एजुकेशन के ऊपर क्या विचार है? इंडियन एजुकेशन चेंज हो सकता है काफी। काफी मतलब अभी जैसे अपन ही गुरुकुल में काम कर रहे हैं, तो वही है ना यार, बिना इंटरेस्ट के बच्चों को घुसेड़ दिया जाता है। वो 10वीं 12वीं तक कुछ सीखता नहीं है, मतलब केवल पढ़ना लिखना इज वन थिंग, बट क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है अब, तो अपन डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक। डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इस स्टेज पे भी पढ़ सकता है बच्चा, कई बार उसको पता होता है कि इंटरेस्ट क्या है उसका, बट मेजोरिटी केसेस में उसको इंटरेस्ट पता नहीं होता है। 10th 12th ग्रेजुएशन वाले बच्चे, ग्रेजुएशन तो नहीं बट 10th 12th के बच्चे को उसका इंटरेस्ट पता नहीं होता है। अगेन की आइडियाज, इंटरेस्ट कहां से इन्फ्लुएंस होता है? 2-4 जगह पे। या तो पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करेंगे तुम्हारे डिसीजन को। उन्होंने यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको गवर्नमेंट के लिए फोर्स करेंगे। बिजनेस में है तो बिजनेस के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि बिजनेस बेकार होता है। तो कहेंगे जॉब करो। ठीक। जॉब वाला आएगा तो कहेगा स्टार्टअप कर लो। मतलब पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक। सोसाइटी, रिलेटिव्स इन्फ्लुएंस करेंगे, या फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करेंगे। यही होते हैं फैक्टर्स। ठीक। बच्चा अपने आप से नहीं पूछता ना अंदर से, इसको क्या पता है, क्या अच्छा लगता है। ठीक। उसको मौके नहीं मिलते। यदि मौके भी मिलते तो वो वाले एरिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो 50 लाख का पैकेज पे है तो वो वही बनना है मेरे को। यही होता है ना। तो आई थिंक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, हर लेवल पे एजुकेशन पे काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चे को उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करे और उसके अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई हो। मतलब अब जैसे अपने अपने स्कूल में क्या होता है, 12th तक एक पीरियड होता है योगा का। ठीक होता है। सही बात। एक पीरियड होता है हफ्ते में एक बार। वो भी कोई दूसरा मैथ्स का टीचर आके वो ले लेता है। ठीक। तो मतलब ये हालत सुधरनी पड़ेगी। सही है। अभी मैं बात कर रहा था, मैं कल ही बात कर रहा था, अपने एक मेंटोर है मेरे, वो अपने बच्चे को ग्वालियर में अच्छा स्कूल देख रहे हैं। हाँ। तो नारायणा करके हमारे यहाँ स्कूल है एक, तो मैंने कहा वो तो अच्छा है, नारायणा में डाल दो। बहुत सारे देखे, उन्हें ग्लोरी देखा, उन्हें बहुत सारे LHS वगैरह देखे। मैंने कहा नारायण अच्छा, कोई नारायण के बारे में सुना था मैंने कि वो सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन वगैरह पे भी लेक्चर्स होते हैं उनके यहाँ। ठीक। तो उन्होंने कही नहीं नारायणा में नहीं डालेंगे। कारण क्या था कि नारायणा इज मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कोचिंग अब ऑफ IIT JEE अक्रॉस इंडिया। ठीक। ठीक। तो साउथ से ऑपरेट करता है। हाँ। नारायणा वगैरह सुना हो। ठीक। तो उन्हीं का ही है। तो वो मेंटेलिटी फ्लो होगी ना कि इनको IIT JEE के लिए तैयार करना है, IIT JEE नीट के लिए तैयार करना है, वो कल्चर फ्लो होगा और वो होता है। ये तो गलत है। वो गलत नहीं है, वो साइकोलॉजी फ्लो होगी ना यार। मैं टाटा की कल्चर की साइकोलॉजी बताई मैंने अभी तुम्हें, तो साइकोलॉजी फ्लो होगी ना आगे, सीनियर से जूनियर्स में फ्लो होती है। पर 10th 12th का बच्चा सिर्फ नीट और JEE तो नहीं कर सकता। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि उनका बच्चा छोटा है अभी, शायद वो अभी स्कूल में एडमिशन लेगा, बिल्कुल प्ले ग्रुप नर्सरी LKG से, तो उसकी थॉट प्रोसेस वैसे डेवलप हो जाएगी कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। हाँ, कॉर्पोरेट में जाना है तो ये 2-4 तरीके हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों को भी वो आइडियोलॉजी
ऑलरेडी आसपास चल रही है। घूमेगी। ठीक ठीक। क्योंकि वो सेम एसोसिएशन है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें इसलिए नहीं डालूंगा मैं। वो ऑलरेडी अपने टाइम के डायरेक्टर है ठीक दर्पण सर। ठीक उन्होंने कहा इसमें नहीं डालूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मुझे वो आइडियोलॉजी चाहिए नहीं। ठीक। मुझे इतना उसको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है मतलब इस जरूरी नहीं है, मुझे इसमें नहीं डालना। क्योंकि इसमें बच्चा एक मशीन बन जाता है पढ़ने की। तो वो कैट के मेंटोर हैं, एमबीए वगैरह को ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो उनको मालूम है पर्सनैलिटी मैटर करती है। हाँ। बट ये जो डायरेक्शन है ना, इसमें बच्चा एकदम मशीन बन जाता है कि मतलब वो केवल पढ़ाई पढ़ाई और उसको कुछ नहीं दिखता उसके, मतलब उसको लगता है यही जिंदगी है। ठीक। तो इसलिए उन्होंने कहा इसमें नहीं डालना, मुझे कुछ ऐसे में डालूंगा जहां पर, और एक और कॉलेज स्कूल में नहीं डालना कि जिसमें बिजनेस वगैरह के बच्चे पढ़ते हो, बिजनेस मैन वगैरह के पास, क्योंकि वो होते हैं चिल। ठीक। बिजनेसमैन का बच्चा तो कुछ नहीं हुआ, तो मजे करेंगे, पापा का बिजनेस संभालेंगे। क्योंकि ऐसे स्कूल में भी नहीं डालना, ऐसे में डालना जिसपे प्रोफेशनल्स के लोग हों, सीए हों, कॉर्पोरेट में काम करते हो, ऐसे बच्चे हों, तो उनपे डिफरेंट आइडियोलॉजी आएगी, तो उस तरीके की ग्रोथ हुई। तो ये सिस्टम चेंज होना पड़ेगा, मतलब ये हर तरह का करियर ग्रोथ करे सही उस एनवायरनमेंट में, हर तरीके का, मतलब इंग्लिश रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सब पढ़ के, साइंस वगैरह पढ़ के, अच्छा है, उसका बेस ऑलरेडी डेवलप होता है। बट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे का, वो 10 तक होता नहीं है मोस्ट ऑफ द स्कूल। कुछ स्कूल्स में होता है, लेकिन बहुत अब तुमने जब तक ड्राइंग नहीं की हो, जब तक तुमने स्विमिंग नहीं की हो, जब तक तुमने बॉक्सिंग नहीं की हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम उसमें बढ़िया हो? सही बात। तो ये एनवायरनमेंट देते नहीं है ना आजकल के स्कूल। ठीक। या फिर देते भी तो वो 1-2 लेक्चर देते हैं, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि देयर आर अदर करियर ऑप्शंस एज वेल। तो ये बदलाव चाहिए। और ये 12th के बाद मल्टीपल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं हम, डिफरेंट एरियाज में इंटर्नशिप कर सकते हैं, इनके क्रेडिट्स भी मिलेंगे अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये अच्छा अप्रोच है कि लाइक तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तुम इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हो। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तुम डिफरेंट डिग्रीज कर सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, सबके क्रेडिट करके तुमको एक प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी। तुमको 2 साल पढ़ना है 2 साल पढ़ सकते हो, 3 साल पढ़ना है 3 साल पढ़ सकते हो, 4 साल पढ़ना है 4 साल पढ़ सकते हो। तो डिफरेंट डिग्रीज मिल जाएंगी तुमको, मतलब तुम सर्टिफाइड हो जाओगे उस चीज के लिए। तो ये पॉलिसी में तो आ गया है, बट स्टिल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, दे आर स्ट्रगलिंग इस चेंज को लाने के लिए, और गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। सही बात। पॉलिसी तो आ गई है, बट इसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, कितने अच्छे तरीके से होता है, तो वो अभी एक चैलेंजिंग पार्ट है। बट गुरुकुल में हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं, जैसे इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम है, या फिर काउंसलिंग का एक एरिया है, जिसमें हम स्कूल से टाई अप करके उनको इस तरीके की सर्विसेज हम दे सकते हैं विद अलाइनमेंट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 12th के बाद जब बच्चा निकलता है 17-18 साल का हो जाता है, हाँ। वहीं से अगर उसको जॉब लेनी है, हाँ। तो कैसे लेगा वो? स्किल्स के बेस पे। स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, स्किल्स चाहिए होंगी बेसिकली कि तुम किसी एरिया में तो अच्छे हो, वो एरिया होना चाहिए तुम्हारे इंटरेस्ट वाला। नहीं तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो सीख सकते हो, उससे पैसे भी मिल जाएंगे, बट फिर वो लॉन्ग टर्म पे तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। 12th का बच्चा भी अर्निंग चालू कर सकता है। सी ट्यूशन इज दी वन ऑफ दी क्लीशे थिंग ना, ट्यूशन पढ़ाकर तो कमा ही सकता है। ठीक। बट कॉर्पोरेट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत सारी जॉब होती हैं, इवन फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे एरियाज होते हैं। गिग इकोनॉमी बढ़ने वाली है। गिग मतलब जो लीड्स आती हैं फ्रीलांसर्स को, उनको अपने गिग बोलते हैं। ठीक। ये गिग इकोनॉमी बढ़ने वाली है, क्योंकि एज एन एम्प्लॉई पर बहुत खर्चा होता है, एम्प्लॉय को एज एन एम्प्लॉय रखने के में, मतलब उससे जितना काम ले रहे हैं बढ़िया है, पर उसके ऊपर बहुत खर्चा होता है। उसकी सिक्योरिटी, उसके इंश्योरेंस, उसके अदर चीजें, बहुत सारे अदर फैक्टर्स खर्चा होता है उस पर। बट एक फ्रीलांसर पर सीधे हम काम ले सकते हैं उससे, उस चीज का पैसा दे सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस नहीं जोड़ते। ठीक। जैसे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, तो मुझे एज अ फ्रीलांसर रखना फॉर अ शॉर्ट प्रोजेक्ट इज मोर बेनिफिशियल कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का एम्प्लॉय रख लो। हाँ, बट वो भी बिजनेस के डायनामिक्स पर डिपेंड करता है कि उनके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही रहते हैं, वो भी रैंडमली रहते हैं, तो फ्रीलांसर चलेगा। ठीक। बट उनको रेगुलर ही कुछ चाहिए
रेगुलरली प्रॉपर वर्क है उनके पास, आता ही रहता है, तो फिर वहां पर एम्प्लॉय ज्यादा फिट बैठेगा। स्कूल से ही बच्चा स्किल सीख सकता है। हाँ, सीख सकता है आजकल। मतलब मैं बताता हूँ, मेरा एक भतीजा अभी मिले थे हम कुछ टाइम पहले, ठीक, 9th क्लास में है वो। तो मैंने उससे पूछा क्या बनना है आगे, तो 9th क्लास के बच्चे से पूछोगे ना, देखो एक होता है 5th 6th 7th या फिर उससे छोटे वाले बच्चों से पूछो, ठीक, तो वो जवाब देंगे एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है, हाँ, या फिर कुछ मुझे सीमा पे जाके लड़ना है जवाब देंगे। ठीक, अभी एक और न्यू ट्रेंड आया, 8 9 10th के बच्चों से पूछो तो कहते हैं पता नहीं क्या बनना है। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई मैं सच है साइंस वो। पढ़ रहे हैं, मैं साइंस पढ़ रहे हैं ना, हाँ, मैं साइंस पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, अभी तो पता नहीं क्या बनना है। हाँ, ऐसा ही है ना ट्रेंड। तो मैंने उनसे पूछा, सेम जवाब मिला मुझे कि उनको ये नहीं पता कि क्या बनना है। पहली बार जो बनना था बचपन में वो हट गया, पायलट एस्ट्रोनॉट वगैरह बनना है, तो वो तो मर गया वो सपना। धीरे बड़े धीरे हाँ, आईएएस वाला भी कम हो रहा है। हाँ, आईएएस वाला भी ट्रेंड लग रहा है कि कम हो रहा है। हाँ, तो अब 9 10th 11th वाले बच्चों को क्या है, 12th हो जाने तो फिर सोचेंगे। ठीक, लेकिन इसके अराउंड भी मैंने ये देखा कि दूसरी भी ट्रेंड आ रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से इनको पता चल गया डिफरेंट चीजें, पहले नहीं पता चलती थी। ठीक, आज सोशल मीडिया की वजह से पता चलेगी कि यार यार ये करियर ऑप्शन भी है, ये करियर ऑप्शन भी है, ये करियर ऑप्शन भी है। जैसे मैंने अपने भतीजे पूछा क्या करना है, तो उसकी बातों से लगा यार, मैं नहीं पूछे, ऐसा लग रहा है तेरा बिजनेस माइंड है, तो कहता हाँ बिजनेस मुझे चालू करना है। ठीक है, मैंने कहा कुछ आइडियाज हैं दिमाग में, तो रहे हैं आइडियाज, ठीक है, भाई बताओ एक दो। वो कहता नहीं बताऊंगा, $1 मिलियन आइडिया है ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब उस पर आइडियाज हैं। अब क्या होता है ना, स्किल्स इज वन थिंग, बट ये जो विजन लेकर वो उस पर अभी विजन लेकर बैठा है ना, वो ज्यादा बड़ा है। वो विजन वाला फील होता है ना, वो ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्किल्स। अभी इसको यदि ठीक सपोर्ट मिल जाए, भले वो फेल हो जाए, उसको दिख जाए ये मेरा आइडिया है जो अच्छा हो सकता है, एकदम बकवास भी हो सकता है, जो भी हो, अब वो इम्प्लीमेंट करे, चल जाए तो बढ़िया, फेल हो गया तो और बढ़िया। हाँ, उसको ही समझ में आ गया कि ये एरिया नहीं है, मैं दूसरा ट्राई कर सकता हूँ, दूसरा आइडिया ट्राई कर सकता हूँ, मतलब वो आइटरेशन वाली स्टेज में तो आ जाएगा ना। जितनी मेहनत सरकारी वाला करता है ना, यदि वो 6 महीने कर लेना, आधी मेहनत 6 महीने, वो इतना कैपेबल बन जाएगा ना, जितना सरकारी वाला कमा रहा है उससे दुगना कमाएगा। ठीक, तुम भी जानते हो ये बात। हाँ, अमूमन 1 करोड़ बच्चा 1 साल में निकलता है। 12 से हाँ 10 लाख इंजीनियर्स निकल गए, 5 लाख बीबीए एमबीए वाले निकल गए, 5 लाख अपने नीट वगैरह वाले निकल गए। इनमें फिर भी नौकरी लग जाती है। 80 लाख बच्चा अपना जाता है बीएससी बीए वगैरह में। इनका क्या? वो कर रहे होते सरकारी की तैयारी। हाँ, और उसमें से सिलेक्शन रेशियो कितना है? 5 लाख से ऊपर जिसका पैकेज हो सालाना, मुश्किल से 15,000 बच्चे जो हैं, बहुत कम रेशियो है। ठीक, क्या करेंगे ये बच्चे? पहला तो अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा, और ये बहुत टफ है क्लियर करना। ठीक, कि मतलब ये सरकारी का जो भूत चढ़ा हुआ है ना, उसको उतारना पड़ेगा, वो उतारना बड़ा मुश्किल है। देन उनको 2 ऑप्शंस बच जाते हैं फिर, जॉब और स्टार्टअप। बट इसके लिए भी अलग थिंकिंग चाहिए। हाँ, जॉब या तो फिर अपनी फ्रीलांसिंग करो, बट उससे पहले ये पूरा दिमाग में जो एकदम क्लैरिटी लानी पड़ेगी, वो कोई ना कोई स्किल तो सीखनी पड़ेगी। बहुत हजारों स्किल्स हैं। पहली बात, यदि वो सरकारी तैयारी में करने में घुस गया तो निकलना बहुत टेढ़ा काम होता है, बहुत ही ज्यादा टेढ़ा काम। वो निकल नहीं पाता उससे बच्चा। उसके बाद मतलब प्राइवेट उसको इतना बुरा लगता है ना, एक प्राइवेट वर्ड ही गड़बड़ कर दिया है, कॉर्पोरेट बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट। ये लोग प्राइवेट बोलते हैं, हाँ, इसको बोलो कॉर्पोरेट। ठीक है ना, बेकार साउंड करने लगता है जब ये बोलते हैं। हमें लगता है सरकारी बुरा, हाँ, मतलब मुझे सरकारी तो बहुत बुरा लगता है, मतलब वो बहुत चिड़सी है। वो इनको लगता है प्राइवेट बुरा, लेकिन एट द एंड मेजोरिटी बोल रहा हूँ, सभी नहीं, उनको लगता है कि यही एक ऑप्शन है। देखो जिसका हो गया, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इवन 1-2 साल ट्राई भी करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। मैं खुद गया था यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर, लेकिन 3 दिन में मेरे को समझ में आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि कर भी लिया तो शायद वो मुझे रोल पसंद नहीं आएगा। हो सकता है बड़ी बातें लग रही हूँ,
बट मुझे समझ में आया कि वो आईएएस वाली लाइफ शायद मुझे पसंद ना आए। हम्म, वो रील बनाकर पीछे बढ़िया वाला म्यूजिक लगाकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वैसे रियलिटी इज डिफरेंट। हम्म, तो वो मैंने अपना एनालिसिस किया, मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। हम्म, पहली बात तो हो ही नहीं पाएगा, और हो गया तो शायद मुझे वो पसंद नहीं आएगा। हम्म, तो यदि ये लोग कोई भी एक स्किल सीख लें, एंड वी आर एट द सेम स्टेज, राइट, तुमको मालूम है यदि दिन के 3-4 घंटे भी एक स्किल में 2-3 महीने भी कर लिया लग कर, मतलब सरकारी का 1/4 कह रहा हूं मैं, 1/4 टाइम में, तो उसकी कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, यही ऑप्शन है। ठीक। और तब फिर उनकी फिर ढक्कन खुलते हैं, फिर और चीजें नजर आने लगती हैं, अरे बहुत बड़ा स्कोप है, हम्म, बहुत बड़ा स्कोप। जो नजरें बंद थी ना, जो घोड़े की लगाम लगी थी सरकारी की तरफ, फिर ये हट जाती, फिर ये ऐसे ऐसे भी दिखने लगता है कि और भी ऑप्शन है। ठीक। अभी कोई भर्ती निकलती है, रिसेंटली कोई भर्ती निकली थी, उसके लिए 50 लाख बच्चे गए थे। सिलेक्शन कितने का होगा? 5000 बच्चों का, मुश्किल से। क्या इनकी थिंकिंग क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्या दिक्कत है? उनको भी पता है एट द एंड कितना कम रेशियो है, नहीं होगा। नहीं पता होता यार, पता नहीं है। नहीं पता होता। पर कारण क्या है ना, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक। एक जो सो रहा हो, हम्म, सोए हुए व्यक्ति को ना तुम ऐसे हिलाओगे ना वो जग जाएगा, थोड़ी देर हिलाओगे तो जग जाएगा। तो एक दूसरे होते हैं जो सोने की एक्टिंग करते हैं। अब तुम उसे जगा नहीं सकते। ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी की है, करना नहीं चाहते। सच से आंखें बंद है, हम्म, सच को देखना नहीं चाहते। वो सच बेकार लगेगा, इतने साल लगाने के बाद आंखें खुलेंगी तो दर्द तो होगा ना, सही बात। तो वो आंखें बंद रखते हैं अपनी। बट ऐसे मोमेंट पे खुलना पड़ती है उनको, तब बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। क्योंकि अभी कंफर्टेबल माहौल है ना, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, रखते हैं आंखें बंद, अभी तो दिक्कत हो नहीं रही। 4 साल बाद आंखें खोलोगे, खोली नहीं जाएंगी, तब बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। और होता है, मैंने देखा है लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स में देखा है मैंने ऐसे लोगों को, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। पूरी हेल्थ खत्म हो जाती है, पूरी मेंटल हेल्थ खत्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है सामने से, पता नहीं चलती। सरकारी में एक और चीज होती है, कुछ कुछ लोगों के संग होती है, सबके संग नहीं, कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना उसी एग्जाम की तैयारी करें। जैसे बैंक में जा रहा है तो बैंक की तैयारी करें, ऐसे की तरफ नहीं देंगे, एकदम घोड़े की लगाम। ये बहुत दिक्कत है। मैंने बार्क BARC में चपरासी के एग्जाम के लिए भी फॉर्म भरा था एक बार। मैंने कि बस मैं भर देता था, मतलब सब चल रहा है, कैट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे उल्टे सीधे फॉर्म भी भर देता था। मैंने कि देखते हैं क्या होगा, एक्सपीरियंस लेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक। बट ये जो सरकारी वाले होते हैं ज्यादातर बच्चे, जैसे UPSC की तैयारी कर रहे हो तो वो लगाम लग गई है कि इसके अलावा मैं कोई एग्जाम नहीं देखूंगा। बट गवर्नमेंट्स में भी ये तुम ठीक ठाक वेबसाइट देखो ना, तो मेन स्ट्रीम एग्जाम कौन से हैं? यूपीएससी, स्टेट PCS, बैंक्स PO वगैरह, SSC CGL वगैरह, और रेलवे वगैरह, और भी होंगे। ये मोटा मोटा मेरे को मेन स्ट्रीम, मेरे को ये समझ में आए, और भी होंगे। ठीक है। मान लो 10 हैं, लेकिन इनके नीचे 50 ऐसे हैं जिन लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, ट्रू। वो कंपटीशन है ही नहीं नाम के बाद, कंपटीशन है बहुत कम है। ये लोग उन पे अप्लाई नहीं करना चाहते, मेजोरिटी, सब नहीं, बट मेजोरिटी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भटकाव है, उनको ऐसा लगता है एक ही चीज में लगे हैं तो एक ही चीज में होगा। ठीक है। वो अप्लाई नहीं करना चाहते, मल्टीपल फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर मतलब तुम में जो स्किल सेट है ना, तुमने जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पढ़ी है ना, वो भी बगल वाला एग्जाम भी मांग रहा है। बट उसका फॉर्म कौन अप्लाई करे? उसके लिए 500-1000 रुपए कौन देगा? उसके लिए एग्जाम सेंटर पे कौन जाएगा? इतनी मेहनत कौन करेगा? दूसरी सिटी में पढ़ा तो दूसरी सिटी में एग्जाम कौन देने जाएगा? मैं तो इस एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहा, मैं क्यों देने जाऊं? क्योंकि ये भूल जाते हैं कि उसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये मेन स्ट्रीम एग्जाम, जितने भी कोचिंग चल रही है, मेन स्ट्रीम एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, और वहां पर वही सीटें होती हैं लिमिटेड, इनकी नहीं होती हैं। इनकी भी लिमिटेड ही सीट होती है, कमी होती है, बट कंपटीशन बहुत कम होता है। इनकी तैयारी सेपरेटली नहीं कराई जाती। ठीक। इनके बारे में कोचिंग वगैरह को भी बहुत कम पता होता है।
तो यदि इसको भी टारगेट कर लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ को डिग्री मानने लगी, स्पेसिफिक डिग्री। स्पेसिफिक, यदि स्पेसिफिक डिग्री हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि उसके लिए वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट पता नहीं चलता है वो क्या कोचिंग वगैरह, ये पूरे जो माहौल बना हुआ है ना, ब्रेन वॉश करके वो लगाम लगा देते हैं। भाई तुमको यही देखना है, 1 2 साल 3 साल तक फीस भरनी है और फिर तुम देख लो तुम्हारा क्या करना है। कई सारी फील्ड्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। और कई बार ये फायदा भी होता है, क्योंकि बड़े जो प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर्स, वो चाहते भी यही है कि ऐसा ही बना रहे माहौल। क्योंकि यदि सब लोग सोचने लगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब हम IIT IIMs वाले तो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, कुछ लोन्स वगैरह होते हैं, इसके कारण स्टेप आउट नहीं कर पाते अपनी फील्ड से। बट बदलेगा ये ट्रेंड, और बदलेगा आगे चलकर ट्रेंड बदलेगा। तो जो थोड़ा अपना दिमाग चला सकते हैं वो आएंगे मेन स्ट्रीम, मेन जगह जाएंगे, जहाँ पे पूरा चीज़ें रन होती हैं, पूरा एक स्टेट रन होता है, पूरा एक देश रन होता है। तो जब जाएंगे ना तब शायद एक इमेज बदले। आज बहुत लोगों को कम पता होगा कि ये थे बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, IIT IIM ग्रेजुएट्स होते हैं, इनको पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज कंसल्ट करती हैं कि कैंपेन कैसे रन करना है, कि इंडिया में हवा कैसे बनानी है, इस पर्टिकुलर रीजन में हवा कैसे बनानी है, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कैसे फ्लो करना है। तो ये बैक एंड में काम कर रहे होते हैं लोग। और ऐसी और इनके पर्टिकुलर कोर्सेज भी होते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी एक फील्ड है, इसमें यदि आप कोई कोर्स कर लो, एक या 2 साल का कोर्स होता है, तो आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हो। ठीक। पॉलिटिक्स में ही 50 तरह के करियर ऑप्शन है। 50 तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। IPL में जिसको क्रिकेट या फिर कुछ क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो 700 से ज्यादा करियर ऑप्शन है। हाँ, तो उनको लगता है केवल क्रिकेट ही खेल सकते हैं, केवल पिच पे बॉलिंग ही कर पाएंगे। नहीं, यदि आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। तो मतलब वही है ना, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो चीजें देख कर आया हूँ, वो कॉलेज से देख कर आया हूँ, उतना पढ़कर आया हूँ, तभी इतना नजरिया पता चल रहा है। बट वही है ना, लगाम हटानी पड़ेगी। इन लोगों की लगाम लगी हुई है, जब तो वो देखेंगे नहीं। ये तो मैंने इतना बोल दिया कि बहुत सराउंड, बहुत, और तो मतलब बहुत लंबे एरिया पे बोल दिया। यदि ये बाकी लोग जिनकी जॉब नहीं लग रही है फिर कुछ ऐसा है, आसपास का भी देख लेंगे ना, एक पॉइंट को छोड़ के आसपास के 10 बाकी के पॉइंट्स देखेंगे तो शायद उनका और बढ़िया हो जाए। लव वर्सेस करियर, आपका क्या सीन था? करियर फर्स्ट। कोई नहीं आया जिंदगी में? नहीं आए तो बहुत लोग। बताओ उनके बारे में। नहीं, ये नहीं बता रहा मैं। थोड़ा सा। नहीं, इसको कट करना है इसको कट करना है, कोई कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अभी हमारी शादी वादी की बात हो रही है ना। ठीक। कब हुआ ये सब? नहीं, ये तो मैं हमेशा थी। हम 10th से ही मैं कोई ना कोई अपना रिलेशनशिप में रहा है। इतना तो अपना रंग ही नहीं रही है बट डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं रहा। जो भी थे लोग साथ में आए सब बहुत ही सपोर्टिव थे। IIM में भी नहीं, वहां नहीं। 8 महीने तो कॉलेज में रहा था मैं, और वहां पे फटी हुई बहुत ज्यादा थी मेरी। किस चीज से? माहौल से। मैं खुद ही सर्वाइव कर जाऊं तो उतना काफी था मेरे लिए। मतलब एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मेरे को डिग्री लेके निकलना है, जॉब वो बाढ़ में गई, डिग्री लेके निकलना है। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब लोग कहते थे कि IIMs वगैरह में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सुनने में बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि सुनने वाली बात, ये IIMs या टॉप 20 स्कूल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली 3-4 महीने शुरू के। और मैं क्या था, हम नहीं सर्वाइव करेंगे तो कौन करेगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे शायद वो हमारी वजह से नहीं कर पा रहे। तो अपन इतना कंपटीशन दे रहे, मैंने ये सोच दी। पहुंचे तो निकला उल्टा। अपने को पता चला अरे यार बहुत बड़े लोग हैं, अपन कुछ भी नहीं है। तो इंटर्नशिप का माहौल जब आया तो अपन रेडी थे, डिफरेंट इंटर्नशिप्स में बैठते थे। इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में CV ठीक ठाक अच्छा था, बट इंटरव्यू क्रैक करने की शायद उस वक्त उतना
पता नहीं लक नहीं था, एबिलिटी नहीं थी, क्या था मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं देता था अच्छे थे, बस होते नहीं थे। सीवी पे बात कर लेते हैं। हाँ। क्या होना चाहिए सीवी, मतलब कैसे देख के सिलेक्ट कर लेते हैं सीवी को? एक पेज का जो ब्यौरा होता है, क्या मैं लिख दूं ऐसा कि सामने वाला मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला ले? देखो सीवी में क्या है, सब सब में कुछ ना कुछ स्किल सेट्स होते हैं, नहीं है तो वो सीखना पड़ेंगी, हम्म बट यदि स्किल सेट्स भी हैं तुम्हारे पास और तब भी तुमको शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है हम्म या इंटरव्यूज के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, हम्म तो हो सकता है कि सीवी उसमें थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है, वो प्रॉब्लम है, हम्म क्योंकि इसकी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है कहीं पे, हाँ, कोई बताता नहीं है, सही बात। जो बताते हैं लोग शायद उनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। कॉर्पोरेट्स में हम लोग हैं या फिर और भी लोग हैं, कैसे बनाया जाता है मेंटोर्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे रहती हैं चीजें, बट बहुत कम लोग मेहनत करना चाहते हैं। हम्म बट जो लोग करना चाहते हैं वो अप्रोच करके बना लेते हैं, बट स्टिल एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, कॉलेजेस वगैरह में ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से सारी चीजें बनाई जाती है, सीवी कैसे बनाया जाता है, अपना इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इसके सीधे डायरेक्ट लाइव इंसिडेंट होता है उनके साथ, लाइव इंटरव्यू होता है, उससे पहले मॉक इंटरव्यूज नहीं होते। हमारे कॉलेज में मॉक इंटरव्यूज हुआ करते थे, सीवी की पहले पूरा स्क्रीनिंग वगैरह हुआ करती थी, बैटिंग वगैरह कि ठीक है या नहीं, सीनियर हमारी हेल्प करते थे। तो पहला स्किल सेट होना चाहिए, दूसरा यदि स्किल सेट है तो उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है, सीवी के थ्रू। सीवी की वो सुना हुआ ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देगा, दिखाना पड़ेगा, उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, जंगल में मोर नाचे की वीडियो बनानी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि जंगल में मोर नाचा था। हाँ, नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। सही बात। तो ऐसी तुम्हें स्किल सेट है ना, तो वो सीवी में दिखानी पड़ेगी, और इस तरीके से दिखानी पड़ेगी, ग्लोरीफाई करके दिखानी पड़ेगी कि तुम एक्सपर्ट हो उस फील्ड के, तुमने उखाड़ा है कुछ। बार बार ग्राफिक डिजाइनिंग आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ग्राफिक डिजाइनिंग तुम्हें आती है, जनरली मोस्ट ऑफ द लोग क्या लिख देंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग लिख देंगे, स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्किंग एज एन इंटर्न इन दिस कंपनी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। किया क्या है पूरा बताओ, उसमें तुमने 3 महीने काम किया, 100 से ज्यादा इमेजेस बनाई, 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बनाई, 10 से ज्यादा क्लाइंट सर्व किए, मेरा ऑलरेडी टर्न अराउंड टाइम, मतलब मैं इतने 1 दिन में या 2 दिन में हर इमेज को डिलीवर कर देता हूं, मेरी अडेप्टेबिलिटी हाई है, मैं डिफरेंट इंडस्ट्री में जब गया तो तुरंत अडेप्ट किया, उनकी थीम को अडेप्ट किया, मैं ब्रांडिंग कोई कंपनी के ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग इमेजेस बना लेता हूँ, मुझे बताना नहीं पड़ता, मैं लेस सुपरविजन में काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा सर, तो एक ग्राफिक डिजाइनिंग की टर्म को 4 लाइन में जब डिटेल में बताओगे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पर बात करोगे, यदि जो जेडी आता है उसमें फिर अपना क्वांटिफाई करके नंबर्स के संग, एक्शन वर्ड्स के संग यदि उसको डिटेल में बताओगे तो काम करेगा ना। हाँ, सही बात। तभी शॉर्टलिस्ट होगा फिर। ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम आता है, और 2-2 3-3 पेज के सीवी ले जाते हैं, वो तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि इनिशियली लोगों को मालूम नहीं होता। एक ही पेज में अपनी पूरी रामगाथा कंसाइज फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में छापनी होती है, कहां पर बोल्ड करना है, कहां पर इटैलिक करना है, कहां पर नंबर्स यूज करने हैं, किन चीजों को हाईलाइट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। कॉर्पोरेट में लेऑफ्स का क्या सीन है? लिंक्डइन पे आए दिनों हम देखते रहते हैं, आज इस कंपनी ने एम्प्लॉइज निकाल दिए, आज इसने निकाल दिए, क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें एआई का रोल है? एआई का भी रोल है, मतलब मैं न्यूज पढ़ता रहता हूं, मैं ज्यादा डीप में तो नहीं पढ़ा, लेकिन कोविड के बाद जो लेऑफ्स हुए वो इसलिए हुए थे क्योंकि कोविड के वक्त ज्यादा हायरिंग हो गई थी। कोविड के बाद ज्यादा हायरिंग हो गई थी, बहुत ज्यादा हायरिंग हो गई थी, लेकिन जब सिचुएशन सेटल हुई तो शायद उतनी वर्कफोर्स की जरूरत नहीं थी। अच्छा। और दूसरा फैक्टर ये है कि अब एआई टूल्स आ रहे हैं, बहुत टूल्स आ रहे हैं। कोविड में ज्यादा हायरिंग हो गई थी? कोविड के बाद ज्यादा हायरिंग हुई थी। कोविड में तो भाई ये काट दिए, मेरे को उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं। हाँ, बट लेकिन हाँ, एआई के कारण अपना एक कंपनी इसने 700 वर्कर का एआई ने रिप्लेस कर दिया।
काम पूरा का पूरा। क्या एआई को हम प्रमोट कर सकते हैं? एआई को प्रमोट करना चाहिए, एआई को। इवन हाँ, ये यदि कोई नया बच्चा है, नया यंगस्टर है, वो कुछ सीखना चाहता है ना, तो इस फील्ड में जरूर रहा, एआई के फील्ड में। एआई, हाँ, वो टूल वो सोचे कि और देखे कि मार्केट में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल। एआई अच्छा है या बुरा है? ये तो समय ही बता पाएगा। टेक्नोलॉजी अगेन ये वही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसको कुछ लोगों के लिए जो अडेप्ट नहीं करना चाहते उसके लिए बुरा है। कुछ कंपनी जो अडेप्ट नहीं करना चाहती उसके लिए बुरा है, लेकिन कंपनीज अडेप्ट कर रही है, उनको मालूम है करना है अडेप्ट। ठीक। बट कुछ लोग डालते हैं ऐसे, किसी का ले ऑफ हो गया फिर कुछ की एआई की वजह से या फिर किसी कारणवश कि उनको रिप्लेसमेंट हो रहा है उनकी चीजों, उनका जो काम आते थे कोडर्स हैं, उनका आगे चलकर रिप्लेसमेंट हो सकता है। बट वो कोडर्स ने एआई सीख लिया है, उनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। वो एज अ टूल उसको यूटिलाइज करेंगे। यदि तुम में कोई स्किल है प्लस एआई की नॉलेज है तो तुम यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। ठीक। बट इफ यू हैव द ओनली स्किल, एआई से बिल्कुल भी पाला नहीं पड़ा है, तो शायद आप उतने एलिजिबल कैंडिडेट नहीं। ये है, मतलब हमें भी एआई वगैरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि एआई कौन से टूल्स आ रहे हैं अभी मार्केट में और हम अपना वर्क कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जैसे मेरा क्या है, मैं चैट जीपीटी मतलब मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक। बहुत ही ज्यादा। मैनेजमेंट में तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते होंगे, बिना उसके काम चलेगा ही नहीं। अब चल भी जाएगा तो एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प कर दी है। तो ये मेरे फायदे के लिए ना, मेरा काम ऑप्टिमाइज हो गया। यदि तुम इस्तेमाल, चैट जीपीटी आया था ना, मैंने 7 ही दिन हुए थे, नवंबर में शायद 2022 में लॉन्च हुआ था, नवंबर मंथ में। तो 7 दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि चैट जीपीटी जैसा कुछ आया है। तो एक ट्रेंड होता है, एक होता है अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और फिर एक मैं भूल गया अर्ली अडॉप्टर्स, और मतलब एक ट्रेंड से कि लेट अडॉप्ट करते हैं फिर। ठीक। कट कर देना इसको। तो मैं उसमें था कि अर्ली अडॉप्ट कर लिया, चैट जीपीटी अर्ली अडॉप्ट कर लिया। 7 दिन हुए लॉन्च किया, मैंने जल्दी से पकड़ लिया उसको कि ये क्या है, मैंने यूज करना चालू कर दिया। मैंने फ्रेंड्स में बताया, किसी ने एकदम तुरंत चालू नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे मैनेजर थे ना उस वक्त के, मैंने उनको बताया कि ऐसा टूल आया, उन्होंने कि अच्छा, उन्हें देखो शॉक हो गया कि ऐसी भी कुछ चीज आई। अब तो सभी को मालूम ही है, मतलब इतने सबको मालूम है काम कितना चल रहा है, कितना लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वही है ना, तुम किस प्लेटफॉर्म पे हो अभी, नीचे ग्राउंड लेवल पे या फिर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। शायद हो सकता है बहुत से लोगों को चैट जीपीटी नहीं मालूम, हाँ, और मालूम हो तो यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ना इंडस्ट्री में क्या यूसेज है, क्योंकि वो उतना पढ़ नहीं रहे। ठीक। लेकिन बहुत ज्यादा यूसेज है। मेरे एक बहुत सीनियर लीडर ने कहा था, यदि आगे कुछ महीने में या 1-2 सालों में यदि तुम्हारे सीवी में जनरेटिव एआई है पूरा चैट जीपीटी वगैरह, या चैट जीपीटी वगैरह तुम्हारे सीवी में कीवर्ड्स नहीं है ना, तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। हम जो प्रपोजल्स बनाते हैं क्लाइंट्स वगैरह के लिए, प्रपोजल्स बनाते हैं, तो जेन एआई का 1-2 स्लाइड होनी चाहिए उसमें प्रपोजल्स में। ये तुम उस पर बात नहीं कर रहे, तुम पीछे हो। ठीक। तो मैं उस फ्रंट से चीजें देख रहा हूँ, इस फ्रंट पे लोगों को चीजें नजर नहीं आ रही अभी, ये बाद में आएंगे। बाद में आएंगे। ऐसे फीचर होता है ना, जैसे इनिशियली पेरेंट्स अपने पेटीएम यूज करना नहीं चाहते, तो हो सकता है पैसे कट जाए, फ्रॉड हो जाए, ये वगैरह। सही बात। आजकल भी कई बार लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करना नहीं चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहते, फ्रॉड हो गया तो ठीक। वो क्या, वो अडॉप्ट नहीं किया ना, अभी भी हेजिटेशन है उस चीज की। ऐसे एआई के प्रति हेजिटेशन है, आगे चलकर दूर होगी, लेकिन इसमें कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, वो बाद में पता चलेगा ऐसा। टायर 1 और टायर 2 सिटीज में क्या डिफरेंस है? ये चीजें जल्दी पता चल जाती हैं जो भी डिस्कस करें। टायर 1 में, टायर 2 में क्यों पता नहीं चलती? माहौल नहीं है, तो उतना डेवलपमेंट नहीं है, उतना इंफ्रा नहीं है, उतने कॉर्पोरेट्स नहीं है, उतने बड़े बिजनेसेस नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, मतलब क्राउड नहीं है जो अदर चीजों के बारे में बातें करे। रोल, ये जो माहौल है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ में। ठीक है। यदि तुम्हें गिटार सीखना है, अकेले घर पे बैठ के नहीं सीख पाओगे, लेकिन 4 लोगों के संग ग्रुप में
बैठ के सीखोगे, रोज मिलोगे तो जल्दी सीख पाओगे, 10 लोगों में और जल्दी सीख पाओगे। ठीक है। एक बच्चा टायर 2 करते हैं ना यार, मतलब। एक बच्चा हाँ हाँ। टायर 2 स्कूल का है, एक बच्चा टायर 1 सिटी टायर 1 स्कूल, टियर 1 सिटी, टियर 1 स्कूल। ठीक ठीक है। अच्छे स्कूल, और उस बच्चे में क्या डिफरेंस है? एक टियर 1 टियर 2 सिटी, टियर 1 स्कूल और टियर 1 सिटी, ठीक। और दूसरा टायर 2 का टियर 2 वही सिटी का ही, स्कूल और टियर मतलब 2 भी स्कूल ही हो गया। एक नॉर्मल स्कूल और एक एक्सपेंसिव स्कूल जिसे हम कहते हैं, इनकी फीस ज्यादा होती है, अच्छे प्रोफेसर जैसे कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है? तो टियर 2 सिटी से आ रहा है ना, उसको थोड़े एफर्ट ज्यादा मानने पड़ेंगे, टियर 1 को कम मानने पड़ेंगे। मेरे संग प्रॉब्लम ये था, मैं टियर 3 सिटी से था, ग्वालियर टियर 3 सिटी है अपना, 2 भी नहीं है। ठीक। मैं एकदम ही नॉर्मल स्कूल से था। ठीक। पहला सिटी नॉर्मल थी, ठीक। पहला सिटी नॉर्मल थी, दूसरा स्कूल नॉर्मल था, तीसरा बहुत अमीर रईस फैमिली से नहीं था। ठीक। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा था, यदि होता तो बढ़िया होता। देखो, यदि तुम बहुत रईस फैमिली से आते हो तो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर। ठीक है। तुम स्कूल में होते हो, इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हें 4 चीजें पता होती हैं। बड़ी सिटी से आते हो, मैं बताता हूं तुम्हें कि हम कोझिकोड में जा रहे थे, 2 जगह जा रहे थे, एक डिकैथलॉन पे जा रहे थे, एक नेचुरल्स पे आइसक्रीम खाने जा रहे थे। मैंने पूछा ये क्या होता है, ये नेचुरल्स क्या होता है, ये डिकैथलॉन क्या होता है? उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा एक फ्रेंचाइज होती है, नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइज है, डिकैथलॉन पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वियर्स मिलते हैं। उनको क्या पता है कि स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? नहीं। वो टियर 1 सिटी से आ रहे हैं। तो उनको ये चीजें, ये एग्जांपल दिया, ऐसी और भी 50 चीजें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं जो हमें एफर्ट डाल के पता चलती हैं, या फिर लेट पता चलती है। ठीक। क्या बात करूँ? बस रैप अप करना है अच्छे से। ठीक है। हाँ करो रैप अप यार, बहुत देर हो गई, बहुत देर पानी वानी पीते हैं। ठीक है। तो अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे यहाँ। और भी बातें करेंगे। आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर छूट गए क्वेश्चंस नहीं छूट गए, आपने एक लव वर्सेस करियर वाला पूछना था, वो अभी अकेले बता दूंगा मैं डिटेल में। हाँ ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, फिर से मिलेंगे दोबारा भी लोगे पॉडकास्ट? बिल्कुल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बेटर करेंगे, अगली बार फिर से लेंगे। बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं एंड करते हैं। बढ़िया पॉडकास्ट था अपना, IIM के ऊपर, कैट के ऊपर हमने बातें की, भैया के बारे में जाना, उनसे CV इंटरव्यू के बारे में बातें की, जाना कि टायर 2 टायर 1 सिटीज में क्या डिफरेंस होता है, स्कूल्स में क्या माहौल चल रहा है। ऐसे ही पॉडकास्ट लेके हम आगे भी आते रहेंगे। आपसे एक निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें, और जुड़े रहें हमारे साथ। इसी के साथ भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बोल दीजिए। थैंक यू अंशुल, थैंक यू अंशुल। होप यू हैव एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। यदि कोई क्वेरीज हो तो डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं। एंड ऐसे ही सीरीज हम लाते रहेंगे, अंशुल लाता रहेगा, गुरुकुल लाता रहेगा। और होप आपको पसंद आया हो, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी एरियाज में आपको इस तरह की पॉडकास्ट की सीरीज चाहिए हो, बीट जॉब, बी स्टार्टअप, बी डिफरेंट बिजनेसेस, बी टेक्नोलॉजी, तो आप बता सकते हैं। हम रिलेवेंट एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और रिलेवेंट कंटेंट लाएंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।